हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 13 द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सारे प्रोविजंस डिटेल में रिवाइज करवाने वाला हूँ। एंड ये चैप्टर पिछले कुछ अटेम्प्ट से एवरेज 12 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें 2 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव से आते हैं 4 मार्क्स ईच के, और उसके अलावा एमसीक्यू में भी आपको इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। बट ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है एंड इस चैप्टर में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि अगर मैं आपको नहीं भी बताऊँ या फिर अगर इस एक्ट में नहीं भी लिखी हुई होती तो भी आप उन चीज़ों को उसी तरीके से इंटरप्रेट करते, उसी तरीके से समझते। इतना सिंपल ये चैप्टर रहने वाला है। अब हम इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाया ही क्यों गया। तो सर, जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाया गया है दूसरे एक्ट्स के लिए। सर, दूसरे एक्ट्स के लिए मतलब अभी हम जनरल क्लॉजेज एक्ट में केवल और केवल 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो कुछ टर्म्स की डेफिनेशन और दूसरा जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो अब जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये क्या करेंगे, ये दूसरे एक्ट्स के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेंगे। बट सर, जो डेफिनेशन है ये दूसरे एक्ट्स के लिए कैसे हेल्प करेंगे, तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। अभी आप समझो, इनकम टैक्स एक्ट है। अभी आपने डायरेक्ट टैक्स में आपका सैलरी हेड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने ग्रेच्युटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा, और उस ग्रेच्युटी वाले टॉपिक में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ग्रेच्युटी होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। सर, यहाँ पे लॉ याद नहीं हो रहा, आप इनकम टैक्स याद दिला रहे हो, चलो छोड़ो वो। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनकम टैक्स एक्ट में हमने सैलरी हेड में पढ़ा हुआ है कि ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इसमें कौन आता है, इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आते हैं या फिर इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आते हैं या फिर इसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज आते हैं। यहाँ पे आप मेरे को क्या बोलोगे कि सर, एक काम करो, आप जाओ इनकम टैक्स एक्ट में और वहां पे गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखो। अब गवर्नमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मतलब क्या है। अब मैंने इनकम टैक्स एक्ट में जाके चेक करा बट वहां पे गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही नहीं दे रखी। अब मैं क्या करूं, तो इस केस में यहाँ पे काम आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या बोला हुआ है कि अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन है जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के कमेंस होने के बाद में बना हुआ है और अगर उस एक्ट में कोई चीज की डेफिनेशन नहीं दे रखी तो उस केस में आप आ जाना जनरल क्लॉजेज एक्ट में। अब सर, मैंने सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन क्या बोला है वो अभी हम समझेंगे। अभी आप ये समझो कि यहाँ पे अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा जनरल क्लॉजेज एक्ट में। तो अगर गवर्नमेंट की डेफिनेशन नहीं है वो कहाँ गया, वो गया जनरल क्लॉजेज एक्ट में। अब हमने चेक करा जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या दे रखी गवर्नमेंट की डेफिनेशन, तो वहां पे हमको समझ में आया कि गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो बोल रखा है ना कि सैलरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ग्रेच्युटी यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की भी दोनों की ग्रेच्युटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। दोनों की ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट है। तो अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि डेफिनेशन से भी यहाँ पे दूसरे एक्ट्स को हेल्प होती है। तो जनरल क्लॉज एक्ट बनाया ही क्यों गया है, दूसरे एक्ट्स के लिए बनाया गया। अब हम एक दो और बेसिक चीजें समझेंगे जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में, फिर हम हमारी सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने देखा था ना कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कुछ और कंपनीज एक्ट भी रहे थे, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913। उसी तरीके से जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 से पहले भी कुछ एक्ट्स रहे हुए। सर, कौन से एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887। और इसमें एक मजेदार बात बताता हूं, यहाँ पे जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 दोनों साथ में थे, यानी दोनों एक्ट साइड बाय साइड पैरेलली चल रहे थे। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 में कुछ और बात बोली हुई थी और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 में कुछ अलग बात बोली हुई थी। अब यहाँ पे जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 क्यों बनाया गया, ये जो दोनों एक्ट में अलग अलग बातें बोली हुई थी ना, इनको कंसोलिडेट करा और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में हमने नई नई बातें भी डाली। यानी यहाँ पे हमने क्या करा है, कंसोलिडेट करा है एंड एक्सटेंड करा है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट 1887 को। इसका मतलब क्या हुआ, 1868 और 1887 वाले जो एक्ट थे उसमें जो भी लिखा हुआ था उसको तो कंसोलिडेट कर दिया, और उसके साथ में अगर हमको कुछ और नई चीजें इंक्लूड करनी थी तो वो भी हमने इंक्लूड कर दी, हमने एक्सटेंड कर दिया इन दोनों एक्ट्स के कंसोलिडेशन के बाद में। अब सर, आप मेरे को एक और चीज बताओ कि हमने एलएलपी एक्ट में देखा था कि एलएलपी एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है। सर, जनरल क्लॉजेज एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, यानी वो कहां पे अप्लाई करता है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट का कुछ भी टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं। सर, इसका मतलब क्या हुआ, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट लगेगा कहां पे, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि दूसरे एक्ट के लिए बना है, तो जहां पे वो सेंट्रल एक्ट लगेगा ना वहीं पे जनरल क्लॉजेज एक्ट भी अप्लाई कर जाएगा। अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी अगर मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट की, तो इनकम टैक्स एक्ट तो पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है। तो अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट इनकम टैक्स एक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, इसके इंटरप्रिटेशन के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर इसकी डेफिनेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जनरल क्लॉजेज एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या हो जाएगा, जो इनकम टैक्स एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट है, यानी पूरा का पूरे इंडिया पे जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई कर जाएगा। बट सर, अगर मैं उसी जगह पे बोलता हूं एक दूसरा सेंट्रल एक्ट है जो कि केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे ही लगता है, हम अज्यूम करते हैं एक एक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्ट,
अब वो कहाँ पे अप्लाई करता है? केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे, बट क्योंकि वो सेंट्रल एक्ट है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट उस पर भी अप्लाई करेगा। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, उस टाइम पे जो जनरल क्लॉजेज एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो क्या रहेगा? उतना टेरिटोरियल एक्सटेंट रहेगा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है, यानी केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे ही वो अप्लाई करेगा। कब? जब वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जनरल क्लॉज एक्ट का खुद का कुछ भी टेरिटोरियल एक्सटेंड नहीं है, वो हर उस जगह अप्लाई कर जाएगा, हर उस टेरिटरी पे अप्लाई कर जाएगा जहां पे वो सेंट्रल एक्ट एक्सटेंड कर रहा है। बट सर आप बार बार ये बोल रहे हो सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट क्या होता है? सेंट्रल एक्ट मतलब ऐसा एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया। आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं, कहीं पे भी नहीं दे रखा है, कहीं पे भी आपको नहीं पूछेंगे कि सेंट्रल एक्ट क्या होता है वो बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ पे आपको याद नहीं करना है। सेंट्रल एक्ट मतलब ऐसा एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया। इसका मतलब सर अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया है तो उस पर जीसी अप्लाई नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। केवल और केवल सेंट्रल एक्ट पे ही जीसी अप्लाई करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो जीसी है वो दूसरे एक्ट से ले बना है, और यहाँ पे जीसी में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक डेफिनेशन और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्ट क्या है सर, बट अभी तो आपने बताया ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स क्या है? दूसरे एक्ट पे अप्लाई करना। बिल्कुल सर, दूसरे एक्ट के लिए, बट इसी को यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स में तोड़ा हुआ है। जो 2 पॉइंट्स हम देखेंगे वो है डेफिनेशन के रिलेटेड, एक पॉइंट हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड, और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कॉमन, जिसमें दोनों चीज अप्लाई कर जाएगी। अभी सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है इस एक्ट के, इसको हम याद करेंगे डेफिनेशन से, उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड उसके अलावा एक कॉमन पॉइंट। ठीक है, अभी सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? शॉर्टन लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट। सर शॉर्टन कैसे करेगा लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट? अभी आप समझो कि मैंने जनरल प्रोजेक्ट में काफी सारी डेफिनेशन लिख रखी है। अब मैं अगर चाहूं तो इनकम टैक्स एक्ट जब मैंने बनाया उस टाइम पे अगर नहीं भी लिखूंगा वो डेफिनेशन जो कि जनरल क्लॉज एक्ट में, तो भी चलेगा ना। उसी तरीके से जो बाकी सारे सेंट्रल एक्ट है अगर मैं उनमें वो डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा जो कि यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट में दे रखी है, तो चलेगा ना। उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो उस एक्ट की लैंग्वेज थी वो शॉर्टन हो गई, उनको वो डेफिनेशंस वगैरह इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। तो यहाँ पे क्या हुआ? शॉर्टन हो गई लैंग्वेज सेंट्रल एक्ट की। अब उसी के साथ समझना डेफिनेशन का एक और फायदा क्या हुआ। अभी जो सेंट्रल एक्ट है जिसमें डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, वो क्या करेंगे? अब वो आएंगे जनरल क्लॉज एक्ट में, जनरल क्लॉज एक्ट से वो डेफिनेशन उठाएंगे। अब जो इतने सारे सेंट्रल एक्ट है जिसमें डेफिनेशन नहीं थी, अब वो क्या कर रहे हैं? कॉमन डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जो कि जनरल क्लॉज एक्ट में दे रखी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो एक वर्ड था उसका जो डेफिनेशन है वो यूनिफॉर्म हो गया इन सारे सेंट्रल एक्ट में। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट। किसमें? सेंट्रल एक्ट में। किस तरीके से? डेफिनेशंस ऑफ कॉमन यूज इस एक्ट के अंदर देखे। अब यहाँ पे हमने बात कर ली दो जो डेफिनेशन वाले हमारे ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन वाले ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्ट है ना ये एक्सप्लिसिटली कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बताता है। अब क्या रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं और फोर्थ वाला हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अब फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट मैंने आपको बोला कि वो कॉमन है, डेफिनेशन वाला भी उसमें रीजन आ जाता है और उसके साथ में इंटरप्रिटेशन वाला भी रीजन आ जाता है। अब यहाँ पे बोला है कि वो गार्ड करता है जनरल क्लॉज एक्ट स्लिप एंड ओवरसाइट से। सर स्लिप एंड ओवरसाइट मतलब अभी जैसे समझो इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिखना भूल गए तो वो क्या है? एक स्लिप एंड ओवरसाइट है, वो गलती हो गई इनकम टैक्स एक्ट की। तो यहाँ पे उस गलती के लिए क्या बचा लिया क्या जनरल क्लॉज एक्ट ने? बिल्कुल सर, जनरल क्लॉज एक्ट ने उसके लिए बचा लिया, वरना कोर्ट में जाके उस चीज पे इंटरप्रेट करने पे लड़ते रहते। तो इससे बेटर क्या हुआ? जनरल क्लॉज एक्ट ने उससे बचा लिया और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दे दी। क्या कर दिया? गार्ड कर दिया अगेंस्ट स्लिप एंड ओवरसाइट। अभी सर उसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर किसी चीज के लिए एम्बिग्यूटी है, कोई चीज अगर मैंने प्रोविजन सही तरीके से पूरी तरीके से नहीं लिखा तो कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी रह जाती। अब यहाँ पे जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो हेल्प करेंगे उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने में। यानी जो वहां पे भी स्लिप एंड ओवरसाइट रहा ना उसको यहाँ पे गार्ड कर लिया गया इस जनरल क्लॉजेज एक्ट के द्वारा। तो जनरल क्लॉज एक्ट क्या कर रहा है? गार्ड कर रहा है अगेंस्ट स्लिप एंड ओवरसाइट जो कि बाय इंपोर्टिंग क्लॉजेज व्हिच अदरवाइज नीडेड टू बी इंसर्टेड। यानी जनरल क्लॉज एक्ट में मैंने वो इंपोर्ट कर ली क्लॉजेज जो कि अदरवाइज मेरे को स्पेसिफिक एक्ट में इंसर्ट करने पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट हमने देख लिया और ये परफेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके 4 मार्क्स के लिए। जनरल क्लॉज एक्ट के क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं और ये परफेक्ट क्वेश्चन बनता है और आपको ये याद करने ही करना है। सर इसके लिए कोई निमोनिक दे दो। बिल्कुल, हम निमोनिक वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। इसका निमोनिक है पिग्स। इसका निमोनिक क्या है? पिग्स। पी से क्या आ गया? प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी। आई से क्या आ गया? इंटरप्रिटेशन। जी से क्या आ गया? गार्ड। और एस से क्या आ गया? शॉर्टन लैंग्वेज। और जो रेड हाईलाइटेड है कीवर्ड से अगर आप इतना लिख दोगे काफी, मतलब फॉर श्योर सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, बट ये वर्ड जरूर से इंक्लूड कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अभी सर हमने बिल्कुल जनरल क्लॉज एक्ट का बेसिक देख लिया। अब हम देखने वाले हैं आगे डेफिनेशन और एक्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो सीखने वाले हैं, करेक्ट। बट सर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि एक्ट कैसे बनता है। जो कंपनीज एक्ट 2013 वाला एक्ट है, जो जनरल क्लॉजेज एक्ट वाला एक्ट है ना, ये एक्ट बनते कैसे हैं सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट किसने बनाया? एमसी ने बनाया। अब एमसी में भी कुछ लोगों ने मिलकर बनाया होगा ना। अब यहाँ पे एमसी में कुछ लोगों ने मिलकर बनाया, अब उन्होंने यहाँ पे दिया और हम क्या सीधे सीधे उसको बोल दे कि एक्ट हो गया? नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले बोला जाता है कि यहाँ पे आप बनाओ ड्राफ्ट। आप क्या बनाओगे? ड्राफ्ट।
यानी आप यहाँ पे एक बनाओ ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, बिल। तो यहाँ पे बोला गया कि कंपनीज एक्ट बनाना है ना, तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट का आप यहाँ पे बिल बनाओ। अब बिल बना के क्या करोगे, बिल बना के आप इसको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देना। क्या रखोगे, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में कौन आ गया, लोकसभा और राज्यसभा के सामने इसको रख देना। अब अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया, उसके बाद में जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, सर एसेंट दे दिया मतलब साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया, उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, ये बिल बन चुका है एक्ट। यानी बिल क्या है, कि ड्राफ्ट वर्जन है, जिसको जब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर देंगे और प्रेसिडेंट एसेंट दे देगा, वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे बिल क्या है, बिल एक ड्राफ्ट फॉर्म है, एक ड्राफ्ट फॉर्म है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, जिसको जब बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे अप्रूव कर देंगे और उसके अलावा प्रेसिडेंट से एसेंट मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट। और उसी तरीके से एक्ट में उल्टी तरीके से डेफिनेशन लिख दिया, एक्ट या फिर आप बोल लो स्टैट्यूट या फिर आप बोल लो बिल ऑफ लेजिस्लेचर। इसमें क्या है, ये एक बिल है जो कि पास कर दिया है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा ने, और उसके साथ में उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, तब उसको क्या बोल देंगे, एक्ट बोल देंगे। और जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो ऑफिशियल गैजेट में क्या हो गया, नोटिफाई हो गया। ऑन गेटिंग सच एसेंट, एसेंट कौन सा, प्रेसिडेंट वाला, ये जो एक्ट है ये नोटिफाई हो जाएगा ऑफिशियल गैजेट्स ऑफ इंडिया में, ऑफिशियल गैजेट्स ऑफ इंडिया में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अभी तक हमने केवल बेसिक्स देखा है, अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, डेफिनेशंस। और मैं आपको ऑलरेडी बिल्कुल बेसिक बता चुका हूं कि अगर यहाँ पे जो जीसीए 1897 है, इस एक्ट के कमेंस होने के बाद अगर कोई सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन आया है, उसमें अगर कोई डेफिनेशन नहीं है, तब जाके आप इस एक्ट से डेफिनेशन ले सकते हो। इन एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी 1897 से अगर पहले बने हुए तो आप इस एक्ट में आके डेफिनेशन ले सकते हो। 1897 के बाद के एक्ट्स हो तो आप यहाँ पे आके डेफिनेशंस ले सकते हो। दीज डेफिनेशंस आर एप्लीकेबल टू सच एक्ट एंड रेगुलेशन अनलेस रिपग्नेंट या फिर आप बोल सकते हो कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर उस एक्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कुछ रिपग्नेंट ही दिया हुआ है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन यूज मत करना, अदरवाइज आप ये डेफिनेशंस एज इट इज यूज कर सकते हो। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की डेफिनेशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी एंड स्टेट गवर्नमेंट भी, बोथ है यहाँ पे, ठीक है। बट सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है वो डिपेंड करता है आप किस टाइम की बात कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब भारत का संविधान बना था उससे पहले की बात कर रहे हो, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले की बात कर रहे हो, तो उस टाइम हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, जो कि ब्रिटिश के टाइम की बात है। बट अगर आप बात कर रहे हो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रहे हो, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट को। इस एक्ट में जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा हम क्या पढ़ेंगे उसको, हम उसको पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। बट सर अगर कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी लिखा होता था उसको हम क्या पढ़ते थे, उसको हम पढ़ते थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए। दोनों एक्ट्स का अलग अलग बुला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब उसमें कंफ्यूज मत होना। कंपनीज एक्ट के लिए एमसीए है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी तरीके से जनरल क्लॉज एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, प्रेसिडेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी सर इसके बाद में हम एक्ट का मतलब समझेंगे। बट सर एक्ट का मतलब अभी तो समझा हमने, जनरल क्लॉजेज एक्ट वाला जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट वाला जो एक्ट है अभी तो समझा नहीं सर, अभी हम दूसरा एक्ट समझेंगे। एक बार मैं बोलूंगा आप ये एक्ट का डेफिनेशन खुद से पढ़ो, या फिर एक्ट का डेफिनेशन बेटर है एक बार ये एग्जाम्पल आप रीड करो। अभी सर क्या समझा आपको यहाँ पे, एक्ट हम वो जो कंपनीज एक्ट, जो जनरल क्लॉज एक्ट वाला एक्ट है उस एक्ट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो हम काम करते हैं ना उसको भी एक्ट ही बोलते हैं ना, उस वाले एक्ट की बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे ऑफेंस और सिविल रॉन्ग वाले एक्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक्ट में हम सीरीज ऑफ एक्ट्स इंक्लूड करते हैं जिसमें हम इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि सर समझो यहाँ पे मैंने कुछ चीज नहीं करी तो वो एक्ट थोड़ी है। यहाँ पे बोला अगर आपने इलीगल ओमिशन करा है उसको भी हम एक्ट मान लेंगे, और अगर वो सीरीज ऑफ एक्ट कुछ लीड करता है तो उसको हम मान लेंगे कि आपने वो रॉन्ग डूइंग वाला एक्ट करा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी समझो मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को किडनैप करा, बांधा, उसको 2-3 मुक्के मारे और उसको खाना पानी नहीं दिया। अब इससे क्या हुआ, जो मिस्टर जेड है उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे जब ए को कोर्ट के पास में लेके गया तो कोर्ट क्या बोले, वो ए क्या बोला, ए बोला कोर्ट मैंने यहाँ पे ना जेड को मारा नहीं है, मैंने क्या करा है, मैंने केवल उसको किडनैप करा, उसको बांध दिया, 2-3 मुक्के मारे और मैंने यहाँ पे उसको खाना पानी नहीं दिया, बस इतना सा करा है, मैंने उसको मारा नहीं है। तो अगर आप मेरे लिए कुछ भी यहाँ पे पनिशमेंट दे रहे हो तो एक काम करो, मेरे को मर्डर वाले चार्जेस मत लगाना। मेरे को क्या चार्जेस लगाओगे, किडनैप वाले, बांधने वाले, मारने वाले और खाना पीना नहीं देने वाले। बट यहाँ पे कोर्ट क्या बोलेगा कि एक्ट का मतलब क्या है, जो सिविल रॉन्ग वाला एक्ट है, जो ऑफेंस वाला एक्ट है उसका मतलब क्या है, उसमें हम सारे सीरीज ऑफ एक्ट्स इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो इलीगल ओमिशन है। यानी आपने उसको किडनैप करा, आपने उसको बांधा, आपने उसको मारा, आपने उसको खाना पानी नहीं दिया, यानी इलीगल ओमिशन करा है खाना पानी नहीं देके,
तो उस केस में सारे एक्ट का क्या हुआ, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ए आपने ही जेड को मारा है और उसकी वजह से आपके ऊपर जेड के पेनल्टी या मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे, मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे। अब सर उसके बाद में रूल क्या है, तो रूल मतलब जो भी रूल आप बना रहे हो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर जो भी कन्फर करी गई है आपको किसी इनैक्टमेंट के द्वारा, और उसमें इंक्लूड करते रेगुलेशन, यानी किसी भी एक्ट में किसी भी इनैक्टमेंट में आपको कोई भी पावर कन्फर हुई है रूल बनाने की, और उस पावर के अंदर आप कोई रूल बना रहे हो उसको हम रूल बोलेंगे, और साथ में रेगुलेशन को भी हम रूल ही बोलते हैं। अब सर कमेंसमेंट क्या होता है, तो कमेंसमेंट मतलब वो दिन जिस दिन कोई भी एक्ट या रेगुलेशन फोर्स में आ रहा है, फोर्स में आ रहा है मतलब उस दिन से एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो रहा है। फॉर एन एक्ट रेगुलेशन इट मीन्स डे, वो दिन जिस दिन वो एक्ट या रेगुलेशन फोर्स में आ रहा है। अब जो कमिंग इनटू फोर्स यानी जब फोर्स में आ रहा है, जब वो एप्लीकेबल हो रहा है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, ट्रीटी और जो भी लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है उस एक्ट के, उस एनैक्टमेंट के, वो उसको लीगल फोर्स मिलता है, उसको लीगल इफेक्ट मिलता है। कमिंग इनटू फोर्स एक पूरा प्रोसेस है। अब सर फाइनेंशियल ईयर क्या है, अगर ये भी मेरे को समझाना पड़ रहा है तो पहले आप चैप्टर नंबर 9 जाके देख के आओ। फाइनेंशियल ईयर मतलब ऐसा ईयर जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल से और खत्म कब होता है, मार्च में। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और खत्म होगा 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ ईयर कमेंसिंग ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल। सर यहाँ पे 31 डे ऑफ मार्च नहीं लिखा खत्म होने वाला, नहीं, यहाँ पे क्या इतना लिखा हुआ है कि वो कमेंस होता है 1st डे ऑफ अप्रैल को। बट सर ईयर का मतलब क्या होता है, सर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल ईयर अलग है, ईयर अलग है। अगर मैं केवल और केवल ईयर लिख रहा हूँ किसी जगह पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्रिटिश कैलेंडर वाला ईयर, ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। तो ब्रिटिश कैलेंडर में क्या बोल रखा है, ब्रिटिश कैलेंडर में जनवरी से लेके जो दिसंबर वाला रहता है ईयर अपना ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ईयर, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक इसको हम क्या बोल रहे हैं, ईयर। अगर केवल ईयर लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। अगर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है तो हम मानेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। दैट इज कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, स्टार्ट फ्रॉम 1st डे ऑफ जनवरी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको समझाऊंगा और इसको बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर बोला हुआ है, अब अगर आपको एग्जाम में फाइनेंशियल ईयर के लिए क्वेश्चन आ रहा है, केवल और केवल एग्जाम में आपको पूछा है फाइनेंशियल ईयर बताओ, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, केवल फाइनेंशियल ईयर पूछा हुआ है, फिर केवल फाइनेंशियल ईयर की केस स्टडी दी हुई है, तो भी आपको ईयर की डेफिनेशन और जो भी यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ये पूरा लिख के आना है, तभी आपको उस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। आईसीआई भले ही आपको ईयर के बारे में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, बट अगर उसने फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूछ लिया तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी बताना है और ईयर के बारे में भी बताना है, दोनों के बारे में बताना है। और जब एक बार क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लास्ट में, तब मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा वो क्वेश्चन जहां पे आईसीआई ने ऐसा करा हुआ है, ईयर के बारे में नहीं पूछा, फिर भी ईयर को पूरा एक्सप्लेन करा है, उसके मार्क्स दिए हैं, उसके मार्क्स अलॉट किए हैं। अब सर पर्सन क्या होता है, तो पर्सन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन, यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब ये जो लोग हैं ना इनको तो हम पर्सन बोलेंगे, साथ में और लोगों को भी पर्सन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करा है, तो जनरल क्लॉज एक्ट में बोला है कि पर्सन इंक्लूड करते हैं कंपनी को, एसोसिएशन को और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को। भले ही वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट हुई है नहीं हुई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं, उसको पर्सन में इंक्लूड करते हैं। बट सर अगर मैं बोलूँ कि इंडिविजुअल अगर कोई है वो पर्सन है क्या, सर यहाँ पे आप देखना जो पर्सन की डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव थी, तो इंडिविजुअल को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी एक पर्सन होता है, तो इंडिविजुअल भी पर्सन है, पब्लिक बॉडी भी पर्सन है। अब सर एक और चीज बताओ, जो आइडल होता है क्या वो पर्सन है क्या, सर आइडल मतलब अब समझो मूर्ति है, क्या वो पर्सन है क्या, भगवान जी की जो मूर्ति क्या वो पर्सन होगा क्या, सर हमको केवल सोच के लगेगा कि नहीं है भगवान जी की मूर्ति कोई पर्सन थोड़ी हुआ। बट सर एक चीज समझना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि जो मूर्ति होती है, जो भगवान जी की मूर्ति होती है, उसका एक लीगल एंटिटी है और वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। जो आइडल है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है एंड उसका खुद का लीगल एंटिटी है, और इस वजह से हम आइडल को भी पर्सन बोलते हैं। और इस चीज पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आइडल क्या होता है, एक पर्सन होता है, मूर्ति जो है वो एक पर्सन होता है। क्यों, क्योंकि वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है और उसका लीगल एंटिटी है। कहां से आ रहा है ये, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब सर इसके बाद में आपके इस जनरल क्लॉजेज एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट 5 डेफिनेशन है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेके गुड फेथ तक, ये डेफिनेशंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि इन डेफिनेशंस पे रिपीटेडली आईसीआई क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ये डेफिनेशंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में 4 चीज आती है। सबसे पहला लैंड, सेकंड बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थर्ड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, फोर्थ परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। अब इसको एक एक करके समझते हैं। अभी समझो एक पूरी लैंड है, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सर, इसको तो मेरे को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सर समझो लैंड के ऊपर एक ट्री है, एक ट्री है, क्या ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सर। सर कहाँ कवर हुआ, ये थर्ड वाले पॉइंट में कवर हो गया, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। जो ट्री है क्या है, थिंग है अटैच्ड टू अर्थ, तो इस केस में ट्री भी क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। अब सर आप एक और चीज बताओ, अब इस ट्री पे एक फ्रूट है, लेट्स से हम बोल रहे हैं मैंगो है, तो क्या जो मैंगो इस ट्री पे अभी लगा हुआ है, क्या वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बिल्कुल सर वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि वो परमानेंटली फास्टेंड है टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ क्या है, ट्री है,
ट्री का क्या परमानेंटली फास्टेंड है, यहाँ पे वो फ्रूट, वो मैंगो परमानेंटली फास्टेंड है, तो मैंगो भी क्या हो गया, अभी अभी तक मैंगो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट सर अभी समझो वो मैंगो मैंने तोड़ लिया, वो मैंगो मैंने प्लग कर लिया, तो उस केस में वो टूटने के बाद में अभी भी क्या वो परमानेंटली फास्टेंड है क्या टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, नहीं है। तो उस केस में जैसे ही मैंने तोड़ा वो मैंगो क्या बन गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी परमानेंटली जब तक फास्टेंड है टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ तब तक वो इमूवेबल है, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, जैसे मैंने इसको प्लग कर दिया, वो क्या हो गया, वो गया एक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, अभी हमने देख लिया कि मैंगो कब इमूवेबल हो सकता है, कब मूवेबल हो सकता है। अभी समझो मेरा वो खेत था, उसमें ट्री था, उसमें मैंगो लगा हुआ था, मैंने किसी और पर्सन को वो राइट सेल कर दी कि भाई तू एक काम कर, तू जाके मैंगो ना तोड़ सकता है, तू तेरे घर ले जाना, बस इसके बदले मेरे को थोड़ा सा पैसा दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने राइट सेल करी, सर क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप मेरे को बताओ, जो मैंने राइट सेल करी क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर जो मैंगो है वो क्या है, वो बेनिफिट अराइज हो रहा है लैंड से, यहाँ पे जो मैंगो है वो लैंड की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी को वो राइट सेल कर रहा हूं तो वो राइट क्या है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो अगर मैंने उसको राइट बेची किसी पर्सन को तो वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो राइट क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं मैंगो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंगो जब तक वो पेड़ से लगा हुआ है तब तक वो इमूवेबल है, टूट गया उसके बाद में वो मूवेबल है, बट जो राइट मैंने दी है उसको तोड़ने की वो क्या है, वो है इमूवेबल, क्योंकि वो बेनिफिट अराइज हो रहा है लैंड से, वो बेनिफिट अराइज हो रहा है लैंड से। उसी तरीके से अब जैसे फिश है, तो जो फिश है वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, फिश तो मूवेबल प्रॉपर्टी, वो कहीं पे भी फॉल नहीं कर रही है। बट अगर मैं किसी भी पर्सन को वो जो मेरे पॉन्ड है उसमें से फिश को कैच करने के लिए या फिर कैरी करने के लिए राइट दे रहा हूं, उस केस में क्या है, वो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि वो बेनिफिट लैंड से अराइज हो रहा है, वो बेनिफिट लैंड से अराइज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में उसी तरीके से राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और उसके अलावा राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता, क्योंकि अगर पानी बह रहा है उसमें से मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना मैं बेनिफिट सेल कर रहा हूं, वो बेनिफिट कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। बट यहाँ पे जो राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है, ये मेरे को बेनिफिट मिल रहा है लैंड से, तो ये क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने समझाया उस तरीके से तो बेस्ट है, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको अपने आप समझ में आ गई तो वो अपने आप रिटेन हो जाएगी। बट अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इन तीन चीज़ों को याद कर लो, इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करना, इन तीन चीज़ों को याद कर लो, अगर क्वेश्चन आए तो उस अकॉर्डिंग आप आंसर कर देना, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो करके याद कर लो। अभी इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अभी समझो एक एक्ट है, पार्किंग व्हीकल्स एक्ट। अब ये पार्किंग व्हीकल्स एक्ट में लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड मोटर कार्स, बस इतना सा लिखा हुआ है, इतना सा लिखा हुआ है। अब सर इसका मतलब क्या पार्किंग व्हीकल्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैं ये मान लूं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं एक्सेप्ट मोटर कार, यानी केवल और केवल मोटर कार इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सर मैंने ऐसे मान लिया तो ये पेन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये कैलकुलेटर भी, ये माउस भी, ये एसी का रिमोट भी, सारी चीजें क्या हो जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, नहीं सर। यहाँ पे इस एक्ट ने क्या बोला हुआ है कि देखो भाई मेरे को बस इतना सा पता है कि जो मोटर कार है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो मूवेबल है इमूवेबल है वो मेरे को नहीं पता, मेरे को क्या पता है, केवल और केवल जो मोटर कार है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब सर इस डेफिनेशन को सही तरीके से यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा पार्किंग व्हीकल एक्ट ने, तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पे बोला है अगर ऐसा केस है, यानी अगर किसी डेफिनेशन को नेगेटिव तरीके से बता रखा है, नेगेटिव तरीके से बता रखा है मतलब ये नहीं बताया कि उसमें क्या क्या आता है, बट ये बता रखा है कि उसमें क्या नहीं आता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव तरीके से आपने इस डेफिनेशन को बताया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाएंगे और जनरल क्लॉजेज एक्ट से इस डेफिनेशन को उठा लेंगे, डेफिनेशन को उठा लेंगे। यानी पार्किंग व्हीकल्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, ये क्या हो जाएगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। बट सर कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आएगा, मोटर कार्स नहीं आएगा, मोटर कार्स नहीं आएगा। अभी सर मैं एक और एग्जांपल लूंगा और वो आप मेरे को बताओगे कि उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को हम कैसे इंटरप्रेट करें। अभी समझो यहाँ पे एक एक्ट है, एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट, और इस एक्ट में लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ट्रीज,
अब इस डेफिनेशन में आप मेरे को बताओ कि आप किस तरीके से यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को इंटरप्रेट करने वाले हो। क्या सर हम यहाँ पे ये मान लेंगे क्या कि ट्रीज के अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब इमूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं सर, ये तो नहीं मानेंगे, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हम लेके आएंगे जीसीए से, और जीसीए से जो चारों चीजें दी हुई थी ना, लैंड, बेनिफिट्स राइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, और परमानेंटली फास्टन टू थिंग्स अटैच टू अर्थ, ये क्या हो गई, ये यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। बट सर एक मिनट, आपने क्या बोला, थिंग्स अटैच टू अर्थ, उसमें तो ट्रीज भी आता है, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ट्रीज यहाँ पे नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कैसे इंटरप्रेट करें, तो यहाँ पे बोला है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो आप जीसीए वाली डेफिनेशन लेके आ गए। अब यहाँ पे आप उस डेफिनेशन में से एक्सेप्शन निकाल देना, ये ट्रीज, बस ये ट्रीज एक्सेप्शन निकाल दो, बाकी एज इट इज वो पूरी डेफिनेशन अप्लाई कर जाएगी, वो पूरी डेफिनेशन अप्लाई कर जाएगी। मैंने अभी साथ साथ 3 बार डेफिनेशन बोली है, होप सो आप भी डेफिनेशन रिपीट कर रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैं आपके साथ साथ 3-4 बार डेफिनेशन रिपीट कर चुका हूँ। एक बार प्लीज बोल रहा हूँ, आप इसको एक बार स्टॉप करके, अगर अभी तक नहीं करी, एक बार स्टॉप करके वापस एक बार इसको डेफिनेशन को पढ़ो, ताकि आपको याद हो, जितनी बार बोलोगे उतना ही याद होगा। यहाँ पे क्या बोला, अगर डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की इन एनी एनैक्टमेंट नेगेटिव में है, यानी आपने ये नहीं बता रखा क्या इंक्लूडेड है, ये बता रखा है क्या इंक्लूडेड नहीं है, और एग्जॉस्टिव नहीं है वो डेफिनेशन, तो इस केस में तो जीसी की डेफिनेशन ना वो अप्लाई कर जाएगी। अब सर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है उसको हम बोल देंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल टिम्बर, सर टिम्बर क्या होता है, टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी कौन सी, कटी हुई लकड़ी, यानी पेड़ में जो लगी हुई लकड़ी, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जाएगा। क्यों, क्योंकि वो परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ है, तो उस केस में वो लकड़ी तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट टिम्बर क्या होता है, कटी हुई लकड़ी, तो कटी हुई लकड़ी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कहीं पे भी फॉल नहीं कर रहा उन 4 पॉइंट्स में। उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर मैं किसी बिल्डिंग के लिए, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, नहीं सर, वो किसी भी पॉइंट में फॉल नहीं कर रही, ऊपर 4 पॉइंट्स में किसी में भी फॉल नहीं कर रही, तो उस केस में वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। उसी तरीके से डेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब सर इसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है। अभी सर डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज़ को अगर मेरे को डॉक्यूमेंट बोलना है तो उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला मैटर, सेकंड सब्सटेंस, थर्ड मीन्स, एंड फोर्थ मेरा इंटेंशन होना चाहिए उसको रिकॉर्ड करने का। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट होता है, बिल्कुल सर डॉक्यूमेंट होता है, बट मैं कैसे बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट होता है, तो उसके लिए मेरे को 4 चीज़ देखनी पड़ेगी। सबसे पहले, क्या कुछ सब्सटेंस है क्या, मेरे केस में मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है एक स्टैम्प पेपर पे, वो स्टैम्प पेपर क्या है, वो स्टैम्प पेपर सब्सटेंस है, यानी मेरे केस में सब्सटेंस क्या हो गया, वो स्टैम्प पेपर, जिसपे मैं वो चीज नोट कर रहा हूं, जिसपे मैं वो चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये क्या है, सब्सटेंस है। अब यहां पे मैं कुछ ना कुछ कंटेंट लिखूंगा मैं चीज की, जो जितनी भी मेरी राइट्स है, जितनी भी मेरी पावर है, वो लेट्स से मैं मिस्टर एक्स को यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, वो क्या है, वो कंटेंट है पूरा जो मैं इस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिख रहा हूँ, वो क्या हो गया, वो हो गया मैटर, वो क्या हो गया, मैटर। अब सर जो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, भले ही वर्ड से लिखा हो, यानी जो ABCD करके जो अपने वर्ड्स बनते हैं उससे लिखा होगा, या फिर मैंने कुछ फिगर से लिखा होगा, जो 1 2 3 4 करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, या फिर मैंने कुछ मार्क्स, एरोज वगैरह कुछ भी लगा के यहाँ पे इसमें कुछ मैटर लिखा होगा, कुछ कंटेंट लिखा होगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको, उस मैटर को लिखने के लिए जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स या फिर फिगर्स या फिर मार्क्स यूज करे ना, उसको मैं बोलता हूँ मीन्स, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन्स। और अगर मेरा इस पावर ऑफ अटॉर्नी का इंटेंशन था इसको रिकॉर्ड करने का, मेरा अगर इंटेंशन था इसको रिकॉर्ड करने का, और अगर ये चारों चीजें मिल गई, तब जाके मैं क्या बोलूंगा, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है। ये चारों चीजें अगर मिल गई, तब जाके हम किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आती है, 4 चीजें चाहिए मेरे को किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट बोलने के लिए। सबसे पहला सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब मैं किसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरा मैटर, जो मेरा कंटेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड मीन्स, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, यानी भले ही मैं या फिर तो वर्ड्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, कैसे भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू, किसी भी तरीके से लिख रहा हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन्स। और साथ में मेरा इंटेंशन होना चाहिए उसको रिकॉर्ड करने का, इंटेंशन टू रिकॉर्ड। अगर ये चारों चीजें हैं तो मैं किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट बोल सकता हूँ, डॉक्यूमेंट बोल सकता हूँ। Document includes any matter written, expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks which is intended for recording that matter. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, पेंटिंग हो गया, चेक हो गया, CCTV रिकॉर्डिंग हो गया, बट कभी भी करेंसी नोट्स डॉक्यूमेंट नहीं होते। ये याद रखना, कभी भी करेंसी नोट्स डॉक्यूमेंट नहीं होते। अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है कभी क्या सर करेंसी नोट्स डॉक्यूमेंट है क्या, आपका आंसर क्या होगा, आप पूरा डॉक्यूमेंट समझाओगे डेफिनेशन, फिर एंड में बोलोगे कि करेंसी नोट्स कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं होते। अब सर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में पहले कि यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो सर अभी आपने इंडियन एविडेंस एक्ट तो आपके कोर्स में पढ़ा ही नहीं है,
तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी डॉक्यूमेंट की सेम ही डेफिनेशन दे रखी है। जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग सेम डेफिनेशन है। आप यही सेम डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करके आ जाओगे, आपके एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अभी सर नेक्स्ट डेफिनेशन, एफिडेविट, ओथ या फिर स्वेर। अब एफिडेविट का मतलब भी सेम है, ओथ का मतलब भी सेम है और स्वेर का मतलब भी सेम है। ये तीनों डेफिनेशन का सेम ही मतलब है। अगर आपका एग्जाम में आ रहा है एफिडेविट का मतलब बताओ, या फिर एग्जाम में आ रहा है ओथ का मतलब बताओ, या फिर एग्जाम में आ रहा है स्वेर का मतलब बताओ, तीनों में आपको सेम ही डेफिनेशन लिख के आनी है, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एफिडेविट, ओथ या फिर स्वेर की थोड़ी सी टिपिकल डेफिनेशन है, एक बार मैं आपको समझाऊंगा। इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, आपको इतना घुसना नहीं है इस डेफिनेशन में। मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझाऊंगा, जो पॉइंट जहाँ पे गड़बड़ होती है एक बार समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आगे बढ़ जाना, उसको याद कर लेना, उस पॉइंट में इतना ज़्यादा डीप डाइव मत करना। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एफिडेविट, ओथ और स्वेर क्या है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन उस पर्सन के द्वारा जिसको अलाउड है अफर्म या फिर डिक्लेयर करना इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। अब सर यहाँ पे स्वेरिंग का डेफिनेशन में बोल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, इसका मतलब ये जो स्वेरिंग है ना, ये टेक्निकली बात करी गई यहाँ पे, जो हम गॉड प्रॉमिस बोलते हैं, जो हम बोलते हैं भगवान की कसम। सर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग की जगह किसी पर्सन को अफर्म या फिर डिक्लेयर करने के लिए अलाउ करा है। अब सर हो सकता है ना जो पर्सन स्वेर कर रहा है वो यहाँ पे नास्तिक हो, नास्तिक हो मतलब भगवान में नहीं मानता हो, तो वो तो फिर झूठी कसम भी खा जाएगा। अब यहाँ पे बोला है अगर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, अगर मैं किसी पर्सन को अलाउ कर रहा हूँ अफर्म करने के लिए या फिर डिक्लेयर करने के लिए, और वो पर्सन अगर अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन दे रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, एफिडेविट, ओथ या फिर स्वेर। अगर आपको समझ में आया इस इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग का मतलब तो अच्छी बात है, नहीं आया तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, उसको बस याद कर लो। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर कोई पर्सन अफर्म कर रहा है, अफर्म कर रहा है मतलब बता रहा है या फिर डिक्लेयर कर रहा है, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन दे रहा है, कौन पर्सन जिसको अलाउ किया गया अफर्म और डिक्लेयर करने के लिए इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिडेविट, ओथ या फिर स्वेर, एफिडेविट, ओथ या फिर स्वेर। और जो एफिडेविट, ओथ या फिर स्वेर है, इसको हम एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं कोर्ट में या फिर किसी भी अथॉरिटी के सामने, इसको हम एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और इसमें भी एक नया कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे भले ही डेफिनेशन लोगों को समझ में आती है, बट कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर कब एग्जाम में हम केवल और केवल जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग लिखे, कब हम एग्जाम में जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों के अकॉर्डिंग लिखे। अभी वो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो मैं यहाँ पे दूर कर दूंगा। बस एक बार पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद वो कंफ्यूजन भी हम यहाँ पे दूर करेंगे। अभी सबसे पहले समझो कि अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट में, जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और एक्ट में अगर गुड फेथ की डेफिनेशन दे रखी है, तो आप क्या करोगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट में आओगे क्या, नहीं। अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट में कोई जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन दे रखी है, तो वो एक्ट आपके एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है उसको फॉलो करो। आप यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट में नहीं आना, आपको यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट वाली डेफिनेशन फॉलो नहीं करनी। गुड फेथ इज डिफाइंड डिफरेंटली इन डिफरेंट एनेक्टमेंट्स। दिस डेफिनेशन डज नॉट अप्लाई टू एनेक्टमेंट व्हिच कंटेन गुड फेथ डेफिनेशन एंड डेफिनेशन गिवन इन सच एनेक्टमेंट शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट इफ रिपग्नेंट। यानी आपके एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है आप उसको फॉलो कर लो गुड फेथ की, यहाँ पे मत आना, एक्सेप्ट अगर आपके एक्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी तो बात अलग है, अदरवाइज आप इस एक्ट में नहीं आओगे। अब सर यहाँ पे हम समझते हैं गुड फेथ क्या होता है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन कुछ भी चीज कर रहा है ऑनेस्टली, भले वो नेग्लिजेंटली कर रहा है नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो ऑनेस्टली कर रहा है तो हम बोल देंगे कि तुमने गुड फेथ में काम करा है। यानी अगर कोई भी पर्सन कुछ भी कर रहा है ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ में, यानी उसका मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, उसने गुड फेथ में काम करा है, उसने गुड फेथ में काम करा है, भले वो नेग्लिजेंस शो कर रहा है नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमको किससे फर्क पड़ रहा है, उसकी ऑनेस्टी से। अगर वो ऑनेस्ट है तो उस केस में गुड फेथ है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे समझो मिस्टर राम है, अब मिस्टर राम का एक छोटा भाई है मिस्टर लक्ष्मण, मिस्टर राम का एक छोटा भाई है मिस्टर लक्ष्मण। मिस्टर लक्ष्मण गया मार्केट में एंड मार्केट से लेट से वो मिस्टर जेड से कुछ गोल्ड की चेन लेके आया। मिस्टर राम ने मिस्टर लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण मेरे लिए तो गोल्ड की चेन लेके आ, मेरे लिए तो गोल्ड की चेन लेके आ। अब मिस्टर जेड से वो गोल्ड की चेन लेके आया, कितने की, 2 लाख की। बट एक्चुअल में अगर मिस्टर लक्ष्मण नॉर्मली किसी 2-3 लोगों को पूछ लेता, यानी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले काम कर लेता, तो उसको समझ में आया था कि जो चेन की वैल्यू है ना वो एक्चुअल में कितनी है, 1 लाख रुपए की। कितने की है, 1 लाख रुपए की। और वो कितने में लेके आया मिस्टर जेड से, 2 लाख रुपए में। अब ये यहाँ पे मिस्टर राम के पास लेके आया और मिस्टर राम ने बोला ये जो चेन है ये केवल और केवल 1 लाख रुपए की, तो 2 लाख लगा के आ गया, मेरे तूने 1 लाख रुपए क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए। अब इस केस में ये जो मिस्टर लक्ष्मण है, इन्होंने यहाँ पे गुड फेथ में काम करा है या फिर नहीं करा है, वो कैसे डिसाइड होगा। अभी तक मैंने जितने भी फैक्ट बताए, क्या उसके बेसिस पे डिसाइड हो सकता है क्या, नहीं। अभी तक जितने फैक्ट बताए उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होता। आप मेरे से क्या पूछोगे, सर जो मिस्टर लक्ष्मण है क्या वो ऑनेस्ट था, क्या उसने नेग्लिजेंस करा है, वो हमको समझ में आ रहा है। 2 लाख रुपए की चेन वो एक लाख रुपए की चेन वो 2 लाख रुपए में लेके आए हैं, वो हमको समझ में आ रहा है। बट क्या वो ऑनेस्ट था, क्या अगर वो ऑनेस्ट था तो भले ही उन्होंने नेग्लिजेंस करा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऑनेस्ट था तो हम मान लेंगे उन्होंने गुड फेथ में काम करा। बट अगर आप समझो उसी जगह पे मिस्टर लक्ष्मण और मिस्टर जेड आपस में मिल गए,
मिस्टर लक्ष्मण ने मिस्टर जेड को क्या बोला, तू एक काम कर, तू इनवॉइस बना 2 लाख रुपए का, मेरे को पता है चेन 1 लाख रुपए की है, तू इनवॉइस बना 2 लाख रुपए का, 50,000 एक्स्ट्रा तेरे, 50,000 एक्स्ट्रा मेरे। इस केस में 2 लाख रुपए मैं राम से ले लूंगा और 50,000 तेरे को मिल गए, 50,000 मेरे को मिल गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिस्टर लक्ष्मण ऑनेस्ट नहीं है, नेग्लिजेंस वगैरह छोड़ो, इस केस में वो ऑनेस्ट ही नहीं है। और अगर ऑनेस्ट नहीं है तो हम फिर उस केस में गुड फेथ नहीं मानेंगे, गुड फेथ नहीं मानेंगे। ये हमने किसके अकॉर्डिंग बात करी, हमने बात करी जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग। जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग आप केवल और केवल एक चीज देखोगे, क्या यहाँ पे वो जो पर्सन है वो ऑनेस्ट है क्या, अगर ऑनेस्ट है तो गुड फेथ, अगर ऑनेस्ट नहीं है तो गुड फेथ नहीं है। नेग्लिजेंट करा है नहीं करा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में एक चीज समझो कि हर फैक्ट, हर केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो गुड फेथ है या फिर नहीं। जैसे हमने इस केस में डिसाइड करा कि अगर वो ऑनेस्ट है तो गुड फेथ, अगर ऑनेस्ट नहीं है तो गुड फेथ नहीं है। और उसी तरीके से हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे डिसाइड होगा जो गुड फेथ है वो है या फिर गुड फेथ नहीं है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला हुआ है। आपने शायद फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा भी है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बोला हुआ है कि हम उस एक्ट को गुड फेथ नहीं मानेंगे जो कि करा गया है विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, जो कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता, यानी जो एक नॉर्मल इंसान है वो जो नॉर्मल पूछताछ करता, अगर उतनी भी किसी ने नहीं करी है तो उस केस में भले ही वो ऑनेस्ट है नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्या बोलेंगे उसने गुड फेथ में काम नहीं करा। यानी अगर मैं आप पे बोलूं जो मिस्टर लक्ष्मण है जो 1 लाख रुपए की चेन 2 लाख रुपए में लेके आए हैं, भले ही वो ऑनेस्ट है नहीं है, नेग्लिजेंटली करा है नहीं करा है, यहां पे क्या होगा, ये इन्होंने गुड फेथ में काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले काम है, यानी अगर ये 2-3 जगह पूछ लेते, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला काम कर लेते, तो इनको पता लग जाता कि जो 2 चेन आप लेके आए हो वो 2 लाख की नहीं, वो कितने की है, 1 लाख की है। और इसको हम गुड फेथ किसके अकॉर्डिंग नहीं मान रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम गुड फेथ नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ क्या करा है, नेग्लिजेंस करा है, जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले केयर एंड अटेंशन है वो आपने शो नहीं करे। एक बार इसको वापस पढ़ लो, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट इज नॉट सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। अगर आपने इतना भी नहीं करा है तो इस केस में गुड फेथ नहीं है। अब सर आपने बोला था कि गुड फेथ में अगर कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो कब हमको क्या लिखना है वो कैसे डिसाइड होगा। एग्जाम में गुड फेथ के सॉरी गुड फेथ के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर जो गुड फेथ का क्वेश्चन है अगर वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको बोला हुआ है डिफाइन गुड फेथ, या फिर आपको बोला हुआ है एक स्टेटमेंट दे दिया, अब आप बताओ तो कुछ एक्सप्लेन करो गुड फेथ के बारे में, केवल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप केवल और केवल जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर लिख के आओगे। यानी आपको केवल और केवल जो गुड फेथ की डेफिनेशन है जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग बस वही लिख के आनी। बट सर अगर मैं उसी जगह पे बोलता हूं जो आपको क्वेश्चन आया है वो केस बेस्ड है, सर केस बेस्ड है इसका मतलब यहाँ पे आपको बोला हुआ जैसे केस बना के दे दिया कि यहाँ पे जो मिस्टर राम है उसने मिस्टर लक्ष्मण को दिया, वो मिस्टर जेड से लाया, अब यहाँ पे ऐसा हुआ उसने ज्वेलरी 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए में लेके आया, पूरा एक केस बना के दिया। या फिर बोला जो मोटर कार है वो खरीदनी थी, उसने यहाँ पे सेकंड हैंड खरीद ली, वो देखा नहीं, चला के नहीं देखा, टेस्ट ड्राइव नहीं करा, मतलब पूरा एक केस बना के दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं। अगर केस बना के दिया ना तो भले ही उस क्वेश्चन के एंड में आपको केवल इतना सा बोला है कि आप जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आंसर करो, फिर भी आप जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों के अकॉर्डिंग आंसर करोगे। आप दोनों के यहाँ पे गुड फेथ की डेफिनेशन लिख के आओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, यहाँ पे आप कंक्लूजन दोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं हम जब एंड में क्वेश्चंस देखेंगे तब मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आईसीए ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर केस बेस्ड है जीसीए और आईसीए यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों के अकॉर्डिंग आपको प्रोविजंस लिखने हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको आपका कंक्लूजन लिख के आना है। जीसीए के अकॉर्डिंग मत लिख के आना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको लिख के आना है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑफिशियल गैजेट एंड इंप्रिजनमेंट, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है बट एक बार पूछी भी एग्जाम में, तो आप यहाँ पे इसको याद कर लेना। ऑफिशियल गैजेट क्या है, ऑफिशियल गैजेट मतलब गैजेट ऑफ इंडिया, और उसकी या फिर आप बोल सकते हो ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे गैजेट ऑफ इंडिया क्या, तो गैजेट ऑफ इंडिया एक ऑथोराइज लीगल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि वीकली पब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, स्ट्रिक्टली एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। पब्लिश कौन कर रहा है, पब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन कर रहा है। प्रिंट कौन कर रहा है, प्रिंट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। यहाँ पे बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ फास्ट। यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, या फिर आप बोल सकते हो ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे जो गैजेट है वो क्या है, ऑथराइज लीगल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि वीकली पब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, स्ट्रिक्टली एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, और उसको कौन प्रिंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। अब सर इंप्रिजनमेंट क्या होता है, इंप्रिजन मतलब जेल, इंप्रिजन मतलब क्या होता है, जेल। अब यहाँ पे इंप्रिजनमेंट यहाँ पे बोला हुआ है, इंप्रिजन मतलब वो इंप्रिजनमेंट जो कि डिफाइंड है इंडियन पीनल कोड में, इंप्रिजनमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड। अब सर इंडियन पीनल कोड में क्या डिफाइंड है, तो इंडियन पीनल कोड में बोला हुआ है कि इंप्रिजनमेंट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंपल और दूसरी होती है रिगरस।
रिग्रेस और सिंपल में क्या फर्क है? तो सिंपल जिसमें थोड़ा कम काम कराते हैं और रिग्रेस मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं, वहां पे बहुत काम कराते हैं। आपने शायद कोई मूवीज वगैरह देखा हो तो वहां पे देखा होगा कि यहाँ पे जो जो कैदी होते हैं, जो जेल में जाते हैं, उनको पत्थर वगैरह तोड़ने पड़ते हैं, उनको बहुत काम कराते हैं, खाना बनाना पड़ता है, वो सारी चीजें। यहाँ पे जो रिग्रेस है उसमें बहुत काम कराया जाता है और सिंपल में इतना काम नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पे ये फर्क है किसमें? इम्प्रिजनमेंट में, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में। बट सर कौन डिसाइड करता है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी किस कैदी को या फिर उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी? तो हमें बोला कोर्ट आप डिसाइड कर लेना कि उसको इम्प्रिजनमेंट सिंपल करनी चाहिए या फिर रिग्रेस करनी चाहिए। अब कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? कोर्ट देखेगा छोटा मोटा काम करा है, छोटी मोटी गड़बड़ करी है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट देता हूँ, अगर बड़ा कांड करा है तो उस केस में उसको मैं क्या करूंगा? उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दूंगा। अब यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन थी वो सारी खत्म हो गई, जो हमारा एक पार्ट था इस चैप्टर का वो अच्छे से खत्म हो गया। अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? दूसरा पार्ट, जहाँ पे हम बेसिक यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के सीखने वाले हैं, यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इस सेक्शन में क्या बोला हुआ है? अभी इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि हमने थोड़ी देर पहले भी कमेंसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। कमेंसमेंट क्या होता है? जिस दिन से कोई भी एक्ट या फिर रेगुलेशन फोर्स में आ रहा है वो कमेंसमेंट होता है, करेक्ट? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कमेंसमेंट का डेट क्या होगा। अब अगर कोई स्पेसिफिक डेट प्रिस्क्राइब कर रखी है आपने ऑफिशियल गैजेट में तो हम मान लेंगे वही डेट से यहाँ पे जो एक्ट है ये फोर्स में आ जाएगा। बट अगर सर ऑफिशियल गैजेट में कोई स्पेसिफिक डेट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है तो हमने अभी देखा था जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है फिर गवर्नर जनरल का एसेंट मिलता है उस दिन से हम क्या मान लेते हैं? वो एक्ट फोर्स में आ जाएगा। तो जैसे ही प्रेसिडेंट का आपको एसेंट मिल रहा है इन केस ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हम मान लेंगे उस दिन से वो एक्ट फोर्स में आ रहा है। बट अगर वो एक्ट ऐसा है जो कि बना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उस केस में जब गवर्नर जनरल इन काउंसिल का अप्रूवल मिल रहा है, एसेंट मिल रहा है, हम मान लेंगे तब से वो फोर्स में आ रहा है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर ऑफिशियल गैजेट में लिखा हुआ है तो उस डेट से हम मान लेंगे वो फोर्स में आ रहा है। अगर ऑफिशियल गैजेट में नहीं लिखा हुआ है तो जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल रहा है फिर गवर्नर जनरल का एसेंट मिल रहा है हम मान लेंगे तब से वो फोर्स में आ रहा है, तब से वो फोर्स में आ रहा है। बट अगर यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हो ऑफिशियल गैजेट में कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारे केस में प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जनरल को पावर दे रहा हूँ कि वो जब बोलेंगे तब वो एक्ट फोर्स में आ जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है ऑफिशियल गैजेट में। तो अभी हमने क्या देखा? एक तो स्पेसिफिक डेट वाला देख लिया, अगर ऑफिशियल गैजेट में लिखा हुआ है तो वो स्पेसिफिक डेट, अदरवाइज प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जनरल का जो भी यहाँ पे एसेंट मिल रहा है तब यहाँ पे मान लेंगे वो फोर्स में आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई कि आप लिख सकते हो ऑफिशियल गैजेट में कि जब वो गवर्नमेंट बोलेगा तब वो फोर्स में आ जाएगा। बट क्या कभी भी गवर्नमेंट को कोर्ट ऑर्डर दे सकता है क्या, यानी मैंडेमस दे सकता है क्या कि आपको इसी दिन से इस एक्ट को फोर्स में लाना पड़ेगा? कभी भी नहीं दे सकता। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट है उसको पावर दी गई है कि गवर्नमेंट आप बताओ आपको एक एक्ट कब फोर्स में लाना है। अगर सेंट्रल एक्ट है तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगा, तो इस केस में आप बताओ कि कब इस एक्ट को फोर्स में लाना है। बट कोर्ट आप कभी भी इसको ऑर्डर नहीं दे पाओगे कि आपको आज के आज फोर्स में लाना है। बट अभी समझो इस एक्ट को पास हुए हुए काफी टाइम हो गया बट अभी भी इसको फोर्स में नहीं लाया गया, तो उस केस में कोर्ट आप ज्यादा से ज्यादा भी केवल इतना कर सकते हो कि आप रिट भेज सकते हो। रिट मतलब आप पूछ सकते हो कि गवर्नमेंट आप एक बार बस मेरे को इतना सा बता दो कि आपका इंटेंशन कब है इसको ऑपरेशन में लाने का, यानी इसको फोर्स में लाने का, इसको स्टार्ट करने का आपका इंटेंशन कब है। आप बस कोर्ट इतना सा रिट में पूछ सकते हो, आप उससे ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर वगैरह नहीं दे सकते। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? लॉ टेक्स नो कॉग्निजेंस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डे, यानी अगर कोई एक्ट फोर्स में आया 1 जनवरी को तो उस केस में 31 दिसंबर की जैसे ही रात की 12 बजी है हम समझ लेंगे हाथों हाथ वो फोर्स में आ गए। भले ही 1 जनवरी को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है लेट से शाम के 4 बजे, तो उस केस में भी हम क्या मानेंगे कि 31 दिसंबर की जब रात की 12 बज गई थी उस टाइम से ही वो फोर्स में आ गया, उस टाइम से वो फोर्स में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे बोला हुआ है कि यूजुअली हम मानते हैं कि सारे एक्ट्स प्रोस्पेक्टिवली वर्क करते हैं अनलेस आपने क्लियरली इंटेंशंस के थ्रू बताया हुआ है, उस इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली मानेंगे। हम सारे एक्ट्स को क्या मानेंगे? प्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने इंटेंशन के थ्रू क्लियरली बताया हुआ है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा तभी जाके हम मानेंगे कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, अदरवाइज हमेशा वो प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई करेगा। अब सर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली होता क्या है? जिस दिन से वो फोर्स में आ रहा है हम मान रहे हैं कि उसी दिन से वो यहाँ पे जीवन हुआ है, उसका उसी दिन से वो एग्जिस्टेंस में आया, तो हम क्या बोलेंगे? ये प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या है कि हम मान रहे हैं वो काफी टाइम से चलते हुए ही आ रहा है, उसका फोर्स पहले से ही चलते हुए आ रहा है, भले ही वो यहाँ पे आज एग्जिस्ट कर रहा है बट हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे कि वो पहले से ही चलते हुए आ रहा है, जो भी पहले एक्ट हुए हुए हैं उस पर भी ये एक्ट अप्लाई कर जाएगा, एक्ट अप्लाई कर जाएगा। और जो हमने अभी ऊपर देखा यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एएनसी एक्ट को नोटिफिकेशन के थ्रू इशू किया गया 14 मई 2024 को, जिसमें लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2025 से वो इफेक्ट में आएगा। अब क्योंकि स्पेसिफिक डेट लिख रखी है तो उस केस में हम क्या मानेंगे? जो एक्ट है फोर्स में कब से आएगा? 1 अप्रैल 2025 से ही। अब सर इसके बाद हम देखते हैं रिपील प्रोविजंस। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? इफेक्ट ऑफ रिपील, यानी रिपील की वजह से किन चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट या फिर रेगुलेशन किसी और एक्ट को रिपील करता है
तो उस केस में रिपील का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज रिपील्ड एनैक्टमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, एनफोर्स नहीं हो रखी थी, वो रिवाइव हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरा, रिपील्ड इनैक्टमेंट में जो भी ऑपरेशन था, प्रीवियस ऑपरेशन, वो अफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा रिपील्ड इनैक्टमेंट में जो भी राइट थे, प्रिविलेज थे, ऑब्लिगेशन थे, लाइबिलिटी थे, वो अफेक्ट नहीं होंगे। कोई भी पेनल्टी, फोरफीचर, पनिशमेंट जो भी यहाँ पे हमने किसी ऑफेंस जो कि रिपील्ड इनैक्टमेंट में था उसके लिए बोला हुआ था, वो अफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी इंक्वायरी, लिटिगेशन या फिर रेमेडी किसी भी क्लेम, प्रिविलेज, डेट या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए थी, वो भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगी। अगर आप चाहो तो उस इंक्वायरी, लिटिगेशन और रेमेडी को यहाँ पे इनिशिएट यानी स्टार्ट भी कर सकते हो, जो पुरानी चल रही थी उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो और इंसिस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी चीज पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो रिपील में हमने 5 चीजें देखी, इस पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आज की डेट पे हम क्या सुनते हैं कि आज की डेट पे है कंपनीज एक्ट 2013। सर बट हमको पता है कि इससे पहले दूसरे एक्ट एग्जिस्ट करते थे। जब तक कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बना था, उससे पहले दूसरे एक्ट कौन से एग्जिस्ट करते थे? कंपनीज एक्ट 1956। सर जब कंपनीज एक्ट 1956 नहीं था, उससे पहले कौन सा एग्जिस्ट करता था? कंपनीज एक्ट 1913। तो सर जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया था ना, तब कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील किया था, और जब कंपनीज एक्ट 1956 आया था, उसने कंपनीज एक्ट 1913 को रिपील किया था। यानी सबसे पहले क्या हुआ होगा? कंपनीज एक्ट 1956 आया होगा, उसने कंपनीज एक्ट 1913 को रिपील कर दिया होगा। यानी अब वो क्या बोल रहा है कंपनीज एक्ट 1956 कि अब से कंपनीज एक्ट 1936 फोर्स में नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसने कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील कर दिया। अब यहाँ पे आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसका मतलब ये हो गया क्या कि 1956 में जो चीज ऑपरेट नहीं कर रही थी, यानी 1956 में क्या करा था? कंपनीज एक्ट 1913 को रिपील करा था। वो जो रिपील करा था वो हट गया, यानी क्या अब से कंपनीज एक्ट 1913 फोर्स में आ जाएगा क्या अगर कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया? ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कोई भी ऐसी चीज रिवाइव नहीं होगी जो कि एनफोर्समेंट में नहीं थी रिपील्ड इनैक्टमेंट के अंदर। तो यहाँ वाला ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये आपको समझ में आ गया। सेकंड, अभी समझो कंपनीज एक्ट 1956 में कोई भी कंपनी बनी, लेट्स से 2012 में मैंने एक कंपनी बनाई, वो क्या कंपनीज एक्ट 2013 में कंटिन्यू करेगी या फिर वो बंद हो जाएगी? क्योंकि वो क्या, वो रिपील्ड एनैक्टमेंट में बनी। सर वो भी कंटिन्यू करेगी, यानी कोई भी प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ रिपील्ड एनैक्टमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन या फिर कोई भी लाइबिलिटी थी रिपील्ड एनैक्टमेंट में, उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगी। अगर समझो किसी ने कोई ऑफेंस करा था, उसके लिए पेनल्टी बताई गई थी, फोरफीचर बताया गया था, पनिशमेंट बताया गया था, उस पर भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल समझो कि कुछ भी ऑफेंस करा है, उसके लिए 10 साल की जेल बताई गई किसी पर्सन को, अब 5 साल की जेल के बाद में कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, उसने 1956 को रिपील कर दिया, तो 5 साल की जेल के बाद में छूट जाएगा। उसको पूरा का पूरा 10 साल का यहाँ पे कंप्लीट करना है, कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और उसके अलावा कुछ भी ऑफेंस था, कुछ भी गड़बड़ था, उसके लिए कोई इंक्वायरी, लिटिगेशन या फिर कोई भी रेमेडी चल रही थी, वो भी अफेक्ट नहीं होगी, वो भी अफेक्ट नहीं होगी। और यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, सेम आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब सर रिपील और डिलीशन दोनों अलग टर्म्स है, रिपील और डिलीशन दोनों अलग टर्म्स है। रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील मतलब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, यानी रिपील मतलब हम इस तरीके से हटा रहे हैं उस एक्ट को जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एक्सेप्ट जो हमने ऊपर पर्पस यहाँ पे डिस्कस करें 5 पर्पस, इसके अलावा हम बोलेंगे कि वो एक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड अफेक्ट्स राइट्स एंड कॉजेज ऑफ एक्शन रिलेटेड टू रिपील प्रोविजन, यानी वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा हम मानेंगे। बट सर डिलीशन क्या होता है? डिलीशन के केस में हम बोल रहे हैं कि जिस दिन हम डिलीट कर रहे हैं ना, उस दिन से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उससे पहले वो एग्जिस्ट करता था, बट उस दिन से वो जब से हम डिलीट कर रहा है उस दिन से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब सर इसके बाद में देखते हैं अदर प्रोविजन फॉर रिपील। रिपील के रिलेटेड थोड़े और प्रोविजन दे रखे हैं। सबसे पहले बोला हुआ है अगर कोई एक्ट रिपील करता है और री इनैक्ट होता है किसी भी प्रोविजन को फॉर्मर एक्ट, तो उस केस में कोई भी रेफरेंस अगर रिपील प्रोविजन के लिए दे रखा है तो उस केस में हम क्या मानेंगे? वो री इनैक्टेड प्रोविजन पे रेफरेंस है। सर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी समझो इनकम टैक्स एक्ट है, और इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 क्लॉज डबल है। अब इस सेक्शन में अगर आप जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 का। बट सर आज की डेट पे तो कंपनीज एक्ट 1956 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट अगर आप देखोगे तो कंपनीज एक्ट 2013 में इस प्रोविजन को री इनैक्ट कर दिया गया एज सेक्शन 8, यानी जो हम पढ़ते हैं ना चैरिटेबल कंपनी, वो कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 25 था। अब यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 क्लॉज डबल ए भले ही सेक्शन 25 को रेफर करता है, फिर भी हम क्या पढ़ेंगे उसको? हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और वही चीज इस प्रोविजन में बोली हुई है। इस प्रोविजन में सिंपल सा इतना सा बोला हुआ है कि अगर कोई भी एक्ट रिपील करता है और री इनैक्ट करता है किसी प्रोविजन को किसी फॉर्मर एक्ट के, तो उस केस में जो रेफरेंस दिया हुआ है उस रिपील इनैक्टमेंट के प्रोविजन पे,
तो हम क्या मानेंगे, वो रेफरेंस है री इनेक्टेड प्रोविजन पे, री इनेक्टेड प्रोविजन पे। अभी आप समझो इस सेक्शन 25 में मैंने कुछ अमेंडमेंट कर दिया सेक्शन 8 में लाते वक्त, तो उस केस में क्या वो अमेंडमेंट भी वैलिड रहेगा? बिल्कुल सर, ये अमेंडमेंट भी वैलिड रहेगा। या फिर जब मैंने सेक्शन 8 का रेफरेंस दिया उसके बाद में सेक्शन 8 में भी और अमेंडमेंट आ गए, क्या वो अमेंडमेंट वैलिड रहेंगे? बिल्कुल, वो जो रेफरेंस है हम मानेंगे वो विथ अमेंडमेंट्स है, वो विथ अमेंडमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे। अनलेस जहां पे वो रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, इस रेफरेंस में क्लियरली बोल दिया कि जितना सेक्शन 25 में बोला हुआ है वही है, इसके बाद के अमेंडमेंट्स कंसिडर नहीं करने। अगर आपने वो क्लियरली बोल दिया तो बात अलग है, अदरवाइज हम अमेंडमेंट्स के साथ ही कंसिडर करेंगे। अब सर उसके बाद में क्या बोला हुआ है, कोई भी सेंट्रल एक्ट या फिर रेगुलेशन किसी ऐसे इनेक्टमेंट को रिपील कर रहा है अगर जिससे कोई सेंट्रल एक्ट या फिर रेगुलेशन अमेंड हुआ था, तो उस केस में उस रिपील का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे वो अफेक्ट करेगा उस अमेंडमेंट के कंटिन्यूस में, यानी वो जो अमेंडमेंट था वो तो अभी भी कंटिन्यू करेगा। भले ही कोई सेंट्रल एक्ट या फिर रेगुलेशन किसी ऐसे इनेक्टमेंट को रिपील कर रहा है जिससे कोई और सेंट्रल एक्ट या फिर रेगुलेशन या फिर वही सेंट्रल एक्ट या फिर रेगुलेशन अमेंड हो रहा था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो अमेंडमेंट है उस पर अफेक्ट आएगा, वो अमेंडमेंट अभी भी कंटिन्यू करेगा, अनलेस आपने वो स्पेसिफिकली चीज लिख दी कि हम हमारे जो अमेंडमेंट है इसको भी हम यहाँ पे हटाना चाहते हैं, तब तक वो अमेंडमेंट हटेगा नहीं, वो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। उसके अलावा अगर किसी रिपील्ड इनेक्टमेंट को आपको रिवाइव करना है तो उस केस में आपको आपका इंटेंशन क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं इस रिपील्ड इनेक्टमेंट को रिवाइव करना, वो स्टेट आपको क्लियरली करना पड़ेगा। अब सर उसके बाद में जनरल कंस्ट्रक्शन प्रोविजंस, बहुत सिंपल से प्रोविजंस, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में इस लेक्चर के कि इसमें इतने सारे प्रोविजंस तो ऐसे हैं जो कि अगर मैं नहीं भी बताऊं तो भी आप अपने आप ही बता दोगे और उसको उसी तरीके से समझोगे, उसी तरीके से इंटरप्रेट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन तो आप खुद ही बता सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है कहीं पे तो हम क्या मानेंगे कि जो फर्स्ट डे है उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इन अ सीरीज ऑफ डेज, और अगर टू वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम इंक्लूड कर रहे हैं लास्ट इन अ सीरीज ऑफ डेज, लास्ट इन अ सीरीज ऑफ डेज। अगर मैं आपको बोलता हूं फॉर एग्जांपल कि 1 जनवरी को मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा, मैंने मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, कब तक पे करना पड़ेगा? आप क्या बोलोगे सर 31 जनवरी। सर 31 जनवरी कैसे आया? हमको पता है 30 डेज के अंदर पे करना पड़ता है। 1 को अगर डिक्लेयर करा तो 30 डेज के अंदर अगर पे करना है तो यानी 31 जनवरी तक पे करना पड़ेगा, करेक्ट। अब यही चीज यहाँ पे बोली हुई, अब यही चीज इसी सेक्शन में बोली हुई है कि आपको 30 डेज किस तरीके से कैलकुलेट करना है। मैंने आपको नहीं बताया इसके बारे में, फिर भी आपका आंसर क्या है, यही 31 जनवरी आएगा, फिर भी ये आंसर सेम ही आएगा, यानी आप इसको इसी तरीके से इंटरप्रेट करते वही चीजें बोली हुई है। अगर फ्रॉम वर्ड यूज किया हुआ है तो अब जो फर्स्ट डे है उसको यहाँ पे मत कंसिडर करना, और जो लास्ट डे उसको कंसिडर कर लेना अगर टू वर्ड इंक्लूडेड है। यानी यहाँ पे 1 जनवरी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी एक्सक्लूड करेंगे, और 31 जनवरी को इंक्लूड कर देंगे। यानी अगर आप काउंट करते हुए बोलोगे 1 जनवरी से मेरे को 30 डेज चाहिए, तो आप 1 जनवरी को काउंट मत करना, सेकंड से स्टार्ट करना। आपको 30th डे कब मिलेगा? 30th डे 31 जनवरी को ही मिलेगा, और वही चीज यहाँ पे बोलेगी। एक बार आप ये एग्जाम्पल भी पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर कोई भी एक्ट या फिर प्रोसीडिंग करना है किसी भी कोर्ट या फिर ऑफिस में किसी सर्टेन डे पे या फिर विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड, यानी सीरीज ऑफ डेज के अंदर आपको उस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर कुछ काम करना है, कुछ एक्ट या फिर प्रोसीडिंग करना है, बट जिस दिन वो लास्ट डे था या फिर जिस दिन वो सर्टेन डे फॉल कर रहा है उस दिन वो कोर्ट या फिर ऑफिस क्लोज्ड है, ऑफिस क्लोज्ड है, तो उस केस में क्या करें? उस केस में बोला आप नेक्स्ट डे चले जाना, नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी होगा, जब भी वो ओपन होगा, आप अगर तब जाके भी यहाँ पे वो कोर्ट या फिर ऑफिस में वो एक्ट या फिर प्रोसीडिंग कर रहे हो, हम मान लेंगे कि आपने विद इन टाइम ये चीज कंप्लीट कर ली। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अभी समझो फॉर एग्जांपल बैंक है, अब बैंक में एक छुट्टी दे रखी है 31 मार्च को, 31 मार्च को हॉलीडे है बैंक की। अभी एक पर्सन था, उसने चेक इशू करा था 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। हमको पता है चेक का पीरियड लेट से 3 मंथ्स होता है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम वो 7 डेज का ग्रेस पीरियड वगैरह नहीं जाएंगे। यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या होता है? 31 दिसंबर को यहाँ पे हमारा होता है, 31 दिसंबर को यहाँ पे चेक इशू किया गया। अब चेक का पीरियड कब तक का है? 3 मंथ्स का। अब वो जो पर्सन है वो 31 मार्च को जाने वाला था बैंक में, बट बैंक तो क्लोज है। अब सर वो कब जा पाएगा? वो 1 अप्रैल को जा पाएगा। तो अगर वो 1 अप्रैल को गया तो क्या बैंक ये बोल सकता है क्या जो चेक है वो स्टेल हो चुका है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा? सर बिल्कुल नहीं बोल सकता है, क्योंकि 31 मार्च यानी जो लास्ट डे था उस पीरियड का, उस दिन बैंक बंद था ना, क्लोज था ना, उस दिन तो नहीं आ सकता था। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? अब जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे है अगर उस दिन भी आ जाओगे तो भी हम मान लेंगे कि आपने विद इन टाइम ही चेक फाइल कर दिया। बट सर अगर 1 अप्रैल भी छुट्टी होती तो अब 2 अप्रैल आ जाते। बट सर अगर यहाँ पे क्या बोला है कि 1 अप्रैल छुट्टी नहीं है फिर भी आप 2 अप्रैल है तो नहीं कंसिडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लास्ट डे पे छुट्टी है तो उस केस में आप क्या बोलोगे? उस केस में जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे तब आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्किंग डे के बाद में आप कभी भी आए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
उसी तरीके से आप कोर्ट का भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो कि कोर्ट में आपको अपील करनी थी 3 महीने के अंदर, 31 मार्च को कोर्ट क्लोज है, तो आप जाके 1 अप्रैल को अपील फाइल कर सकते हो। वही बोला हुआ है यहाँ पे, अगर कोई एक्ट या फिर प्रोसीडिंग किसी कोर्ट या फिर ऑफिस में आपको करना है किसी सर्टेन डे पे, यानी किसी स्पेसिफिक डेट पे या फिर विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड, और जो कोर्ट ऑफ ऑफिस है वो क्लोज है उस दिन पे या फिर उस प्रिस्क्राइब पीरियड के लास्ट डे पे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो एक्ट या फिर प्रोसीडिंग हम मान लेंगे आपने विद इन टाइम करा है। अगर जब भी कोर्ट या फिर ऑफिस नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है तब जाके आप वो एक्ट या फिर प्रोसीडिंग कंप्लीट कर लेते हो। आपसे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे सिंपल सा इतना बोला हुआ है कि स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करेंगे। आपको ये पूरा स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्ड लिखने पड़ेंगे एज इट इज, तभी मार्क्स मिलने वाले। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे एक एक्ट है, उसमें बोला हुआ है कि आपको रिवर से कम 5 किलोमीटर दूर आपकी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। आपकी फैक्ट्री कम से कम 5 किलोमीटर दूर करनी पड़ेगी सेटअप। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं करण है, करण ने फैक्ट्री सेटअप करी रिवर के थोड़ी सी पास फैक्ट्री सेटअप करी। अब कैसे डिस्टेंस मेजर करें, तो करण क्या बोल रहा है कि यहाँ जो फैक्ट्री से पूरा रोड जा रहा है ना, यहाँ पे जो रोड है ये 5.5 किलोमीटर का है, ये 5.5 किलोमीटर का है, तो मैंने यहाँ पे फॉलो करा, मैंने यहाँ पे सही तरीके से फॉलो करा। बट अगर हम स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये है 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। अब आप मेरे को बताओ कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये रोड जिससे जा रही है उस हिसाब से मेजर करेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे? स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मेजर करेंगे, और यहाँ पे 4 किलोमीटर है तो इसके हम बोल देंगे कि मिस्टर करण आपने क्या करा है, डिफॉल्ट करा है। हम हमेशा कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे? स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। एग्जाम्पल एक बार आप रीड करोगे, सेम एग्जाम्पल है। अब उसके बाद में जेंडर एंड नंबर, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर कोई वर्ड डिनोट कर रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर तो हम मान लेंगे कि उसमें फीमेल्स भी इंक्लूडेड है। अब एक चीज आप यहाँ पे समझना, यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं बोला हुआ है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक बार मैं समझा दूंगा आपको। अब उसके बाद में सबसे पहले क्या बोला हुआ है, मैस्कुलिन जेंडर के जो वर्ड्स है उसमें हम इंक्लूड करते हैं फीमेल्स को, और जो सिंगुलर वाले वर्ड्स है उसमें हम इंक्लूड करते हैं प्लूरल को एंड वाइस वर्सा, अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे समझो एक मिसेस सीमा है, वो एक कंपनी में काम करती है और उस कंपनी में उसने समझो कोई भी सीक्रेट कमीशन कमाया, यानी जो वेंडर्स होते हैं उनसे उसने कमीशन ले लिया और कंपनी को भले महंगा माल मिल रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसने क्या कमाया, सीक्रेट कमीशन कमाया है उससे, यानी एक तरीके से मान लो फ्रॉड करके कमीशन कमाया। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक सेक्शन 66 है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 66 में बोला अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे ऐसा काम करके कुछ भी पैसा कमा रहा है तो ही शैल बी लायबल टू रिटर्न, he shall be liable to return such money to company। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये बताया गया मिसेस सीमा को, वो क्या बोली कि इस सेक्शन को ना आप वापस ढंग से पढ़ो। यहाँ पे क्या बोला है, ही बोला, ही, मैं क्या हूं, मैं तो शी हूं, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पे एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, मेरे पे सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा और मेरे को पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। ऐसा किसने बोला, मिसेस सीमा ने। बट हमने अभी पढ़ा है जनरल क्लॉज एक्ट में कि अगर कहीं पे भी मैस्कुलिन जेंडर डिनोट कर रखा है तो उसमें हम फीमेल्स को भी इंक्लूड कर देंगे, यानी यहाँ पे ही के साथ में हम शी भी पढ़ लेंगे, ही के साथ में शी भी पढ़ लेंगे। तो आपको ही के साथ में शी इंक्लूड करना है, यानी उस केस में जो मिसेस सीमा है उसको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, कंपनी को वापस पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया फर्स्ट वाले का। बट यहाँ पे एक चीज समझना, कहीं पे भी अगर शी लिखा हुआ है तो आपको ही को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमारे जितने भी एक्ट्स अभी तक रहे हैं, जो पुराने एक्ट्स रहे हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो सारे जो भी वर्ड्स होते हैं या तो ही होगा या फिर हिम होगा या फिर हिमसेल्फ होगा, जो मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स होते हैं ना वो डिनोट किए जाते हैं और उसमें हम फीमेल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं। कहीं पे भी अगर आप स्पेसिफिकली जानबूझ के में अगर शी लिखा हुआ है ना तो आप मान लो कि वहां पे जानबूझ के लिखा है, सोच समझ के लिखा है, वहां पे ही इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो जो फीमेल्स वाले वर्ड होते हैं उसमें हम मैस्कुलिन जेंडर को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट जो मैस्कुलिन जेंडर वाले वर्ड हैं उसमें हम फीमेल को इंक्लूड करते हैं। बट साथ में हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर किस चीज में ध्यान रखना है, अगर सक्सेशन लॉज है, अगर सक्सेशन लॉज हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना जब आप ये चीज़ कर रहे हो, यानी जब आप मैस्कुलिन जेंडर में फीमेल को इंक्लूड करने का सोच रहे हो उस टाइम जब आप अगर ये चीज़ सक्सेशन लॉज के लिए इंटरप्रेट कर रहे हो उस टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1908 का, उसमें जो मेल डिसेंडेंट लिखा हुआ है, क्या आप उसमें फीमेल डिसेंडेंट को भी इंक्लूड कर दोगे क्या? नहीं सर, वो सोच समझ के मेल डिसेंडेंट लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोला गया था जो भी प्रॉपर्टी वो मेल डिसेंडेंट को मिलेगी। अगर यहाँ पे फीमेल डिसेंडेंट को आप इंक्लूड कर दोगे तो उसके इसमें क्या होगा, जो इस एक्ट का पर्पस था वो डिफीट हो जाएगा, जो यहाँ पे बोलना चाहता था, जो प्रोविजन बोलना चाहता था वो डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेल डिसेंडेंट में फीमेल को इंक्लूड नहीं करेंगे, कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड फीमेल डिसेंडेंट। तो जब भी आप सक्सेशन लॉज को इंटरप्रेट कर रहे हो उस टाइम पे इस प्रोविजन के साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको सोच समझ के यहाँ पे इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना वो सोचना पड़ेगा। बट अगर सर उसी जगह पे समझो कि यहाँ पे आपका एक सीजीएसटी एक्ट है, जो सीजीएसटी एक्ट है
उसमें आप पढ़ रहे होंगे एग्जेम्पशंस। जब का सीजीएसटी एक्ट है जो आप अभी जीएसटी में पढ़ रहे हो, उसमें आपने एग्जेम्पशंस पढ़ी होगी, उसमें आपने एक एग्जेम्पशन पढ़ी होगी कि जो बुलक होती है ना उसके परचेज पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। चलिए क्या याद दिला दिया, जीएसटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं ऐसा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और यहाँ एग्जांपल की तरह समझो। अब यहाँ पे क्या बोला है, सीजीएसटी एक्ट में एक एग्जेम्पशन दे रखा है कि जो बुलक खरीदने पे ना जीएसटी एग्जेम्प्ट, आपको कोई जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई लेट से रामू ने काऊ खरीदी, अब वो क्या इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा उसको, या फिर इस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा? क्या बोलते हो? अब यहाँ पे जो बुलक है क्या वो मेल है? बिल्कुल सर मेल है। और क्या उसी का फीमेल काऊ है? बिल्कुल सर उसी का फीमेल काऊ है। तो सर क्या इस केस में जो बुलक मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है उसमें हम इंक्लूड कर देगा काऊ को भी? नहीं सर, इस केस में नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट का इंटेंशन होता कि वो काऊ को भी यहाँ पे जीएसटी से एग्जेम्प्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे अगर सीजीएसटी एक्ट चाहता ना तो वो वर्ड लिख सकता था कैटल, और इस कैटल वाले वर्ड में बुलक भी कवर हो जाते हैं, यानी मेल वाले भी कवर हो जाते हैं, और जो गाव है जो फीमेल है वो भी कवर हो जाते हैं। यानी अगर ऐसा केस है जहां पे आपके पास में कॉमन जेंडर वाला वर्ड अवेलेबल है, फिर भी आपने जानबूझ के में एक स्पेसिफिक जेंडर को डिनोट करता हुआ वर्ड यूज करा है, तो उस केस में हम यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर में फीमेल को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। If a word connoting common gender is available, but word used conveys a specific gender, it is presumed that this provision to include females does not apply. बुलक में हम कभी भी इंटरप्रेट नहीं करेंगे, काउ को इंक्लूड करना ऐसा इंटरप्रेट नहीं करेंगे। और जो वर्ड सिंगुलर, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका, इस सेक्शन का सेकंड पार्ट, जो वर्ड सिंगुलर में है उसमें हम प्लूरल इंक्लूड करेंगे एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, जो कि आप काफी बार सुनोगे, जो सेक्शन 203 है, जो कि आपके फाइनल में आता है। अब सेक्शन 203 में ना एक चीज लिखी हुई है कि एक पर्सन जो एक कंपनी में केएमपी है वो किसी भी दूसरी कंपनी में होल टाइम केएमपी नहीं बन सकता एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी। वो अपनी कंपनी की सब्सिडरी के अलावा किसी और कंपनी में यहां पे होल टाइम केएमपी नहीं बन सकता। अब यहां पे एक एग्जांपल समझो कि एक कंपनी है एच लिमिटेड, और एच लिमिटेड की दो सब्सिडरी है, S1 लिमिटेड और S2 लिमिटेड। अब जो एच लिमिटेड है ना, इसमें केएमपी है मिस्टर भीम, और ये जो एच लिमिटेड का केएमपी है मिस्टर भीम, ये चाहता है होल टाइम केएमपी बनना S1 लिमिटेड में भी और S2 लिमिटेड में भी। अब सर क्या है, दोनों कंपनी में होल टाइम केएमपी बन सकता है क्या? सर सेक्शन 203 में हमने देखा है कि कोई भी पर्सन जो एक कंपनी का केएमपी है वो होल टाइम केएमपी बन नहीं सकता किसी भी कंपनी में एक्सेप्ट उसकी सब्सिडरी। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? सिंगुलर वर्ड यूज किया गया। अब सर क्या सिंगुलर वर्ड को हम प्लूरल भी इंटरप्रेट कर लेगा? बिल्कुल सर, आप यहाँ पे इसको प्लूरल इंटरप्रेट करोगे और S1 लिमिटेड और S2 लिमिटेड दोनों में यहाँ पे मिस्टर भीम केएमपी बन पाएगा, क्योंकि हमने सिंगुलर वर्ड को प्लूरल इंटरप्रेट करा। अब सर अगर उसी जगह पे लिखा होता सब्सिडरीज, और उस केस में अगर मिस्टर भीम चाहता है केवल और केवल S1 लिमिटेड में होल टाइम केएमपी बनना, तो उस केस में क्या जरूरी है कि उसको S2 लिमिटेड में भी बनना पड़ेगा? क्योंकि सब्सिडरीज लिखा हुआ है नहीं। अब इस सब्सिडरीज यानी जो प्लूरल वर्ड है इसको हम सिंगुलर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिंगुलर को हम प्लूरल इंक्लूड कर सकते हैं और प्लूरल को सिंगुलर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा यूज किया गया है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप रीड करोगे तो जैसे हम अभी डिस्कस करा है सेक्शन 203 वाला, वो सेम एग्जाम्पल है। अब उसके बाद में ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा इन एनेक्टमेंट्स। अब सबसे पहले प्रो रेटा का मतलब क्या है? सर प्रो रेटा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या है? प्रपोर्शनेट अलोकेशन, प्रपोर्शनेट अलोकेशन। अब यहाँ पे बोला कोई भी ड्यूटी अगर लिवायबल है किसी गिवन क्वांटिटी में, भले आप वेट के बेसिस पे लगा लो, भले आप मेजर के बेसिस पे लगा लो, भले आप वैल्यू के बेसिस पे लगा लो, एक सिमिलर लाइक ड्यूटी लिवायबल हो जाएगी सेम रेट के हिसाब से कोई भी ग्रेटर या फिर लोअर क्वांटिटी में। इसका मैं एक एग्जांपल आपको शॉर्ट में देता हूँ। अभी समझो कि 1 किलो आटे पे यहाँ पे समझो 10 रुपए का यहाँ पे लगता है चार्ज, 10 रुपए की ड्यूटी लिवाई की जाती है। अब अगर उसी जगह पे कोई पर्सन 10 किलो का आटा खरीद रहा है, उस केस में क्या होगा? वो जो 10 रुपए की ड्यूटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्रपोर्शनेट होगा। 1 किलो पे 10 रुपए था तो 10 किलो पे 100 रुपए हो जाएगा। अब उसी जगह पे मैं बोलता हूँ कि मैंने अगर कोई 10 रुपए की चीज खरीदी और उस पर अगर मैं बोलता हूँ लेट से 10% का जीएसटी है, तो मेरे को 1 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब अगर उसी जगह पे मैं कोई 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को क्या अभी भी 1 रुपए का जीएसटी पे करना है, या फिर 100 से आप 10% मल्टीप्लाई करोगे? 100 से 10% मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इस केस में को 10 रुपए का जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये क्या है? ये प्रो रेटा कर रहा हूँ, यानी कोई भी गिवन क्वांटिटी भले ही वेट हो, मेजर हो, वैल्यू हो, उसके बेसिस पे ड्यूटी बढ़ती कम होती रहती है। यानी अगर ग्रेटर क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लोअर क्वांटिटी तो कम होती जाएगी, प्रपोर्शनेट बेसिस पे, जिसको आप यहाँ पे जीएसटी में क्या बोलते हो? एड वैलोरम। जिसको आप जीएसटी में एड वैलोरम बोलते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं
हमारे नेक्स्ट पार्ट से, पावर एंड फंक्शनरीज सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 19 से। अब यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ें बात बोली हुई है। सबसे पहला, पावर कॉन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, अगर कोई भी पावर किसी को कॉन्फर की गई है तो जरूरी थोड़ी है कि वो पावर मेरे को आज के आज यूज करनी पड़ेगी, मेरे ऊपर है ना कि मेरे को पावर कब यूज करनी। तो वही चीज़ हमें बोली हुई है, अगर कोई भी पावर किसी को कॉन्फर करी गई है, यानी किसी को कोई पावर दी गई है, तो वो उसके ऊपर है कि उसको पावर कब यूज करनी है, जब चाहे वो पावर यूज कर सकता है, जब चाहे वो पावर यूज कर सकता है। अब उसके बाद अगर किसी को मैंने पावर दी है अपॉइंट करने की, तो अगर वो चाहे तो नाम के थ्रू अपॉइंट कर सकता है, वो चाहे तो ऑफिस, वर्च्यू ऑफ ऑफिस यानी एक्स ऑफिशियो अपॉइंट कर सकता है। लेट्स से एनएफआरए में एमसीए के पास में पावर है वो अपॉइंट करने की, किसको, चेयरमैन को। अब यहाँ पे अगर एमसीए चाहे तो वो बोल सकता है कि मेरे को जो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, उनको अपॉइंट करना है एनएफआरए का चेयरमैन, या तो ये कर सकता है, या फिर अगर वो चाहता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना, तो एमसीए बोल सकता है कि एनएफआरए में जो भी प्रेसिडेंट है मैं उनको एक्स ऑफिशियो अपॉइंट करूँ। एक्स ऑफिशियो अपॉइंट करना मतलब कि आज की डेट पे द्रौपदी मुर्मू जी है ना हमारे प्रेसिडेंट, तो उस केस में हम उनको अपॉइंट कर देंगे। जैसे अगर प्रेसिडेंट कल को कोई और बन गए, तो उस केस में एनएफआरए के जो चेयरमैन है उसकी सीट पे द्रौपदी मुर्मू जी हटके कौन आ जाएंगे, जो नए प्रेसिडेंट है वो आ जाएंगे, यानी उस सीट पे जो भी है वो यहाँ पे बन जाएंगे हमारे एनएफआरए के चेयरमैन। यानी यहाँ पे क्या बोला, अगर किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने की पावर दी गई है तो हम मान रहे हैं कि उसके पास में पावर है, वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है नेम लिख के, या फिर अगर वो चाहे तो वर्च्यू ऑफ ऑफिस यानी एक्स ऑफिशियो भी अपॉइंट कर सकता है, एक्स ऑफिशियो भी अपॉइंट कर सकता है। और उसके बाद में पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड, अगर किसी के पास में पावर है अपॉइंटमेंट करने की, तो हम मान रहे हैं उसके पास इंप्लिसिट पावर है कि वो उस पर्सन को सस्पेंड भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है। अब उसके बाद में ये 3 सेक्शंस हैं, इन पे अभी रिसेंटली थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है और इसको हमको अच्छे से समझना है। सबसे पहला, ऑफिशियल चीफ्स एंड सब ऑर्डिनेट्स। अभी समझो, डीजीसी है, डीजीसी क्या है, एविएशन के लिए जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं डीजीसीए। अब डीजीसीए में एक डायरेक्टर है मिस्टर अर्जुन, और अगर डीजीसीए में कुछ भी गड़बड़ होती है ना, तो उस केस में मिस्टर अर्जुन यानी इस डायरेक्टर के पास में ही पावर है कि ये पेनल्टी वगैरह लगा सकता है किसी के ऊपर भी, या फिर कोई भी एक्शंस ले सकता है, पेनल्टी वगैरह लगा सकता है या फिर कोई भी एक्शंस ले सकता है। किसके पास में पावर है, मिस्टर अर्जुन के पास में ये पावर है। अब यहाँ पे समझो मिस्टर अर्जुन की ना तबीयत खराब हो गई, यानी वो सिक हो गया और वो कुछ दिन के लिए लीव्स पे चले गए। अब इस दौरान जो मिस्टर अर्जुन का जितना भी काम था, उसके जो डेप्यूटीज थे, उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे, वो काम कर रहे थे। अब हम अज्यूम करते हैं एक मिस प्रिया थी, वो यहाँ पे अर्जुन के सारे काम कर रही थी, यानी अर्जुन के जो डीजीसीए में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी डायरेक्टर वाली, अब जब वो लीव पे था उसको कौन मैनेज कर रही थी, मिस प्रिया मैनेज कर रही थी, उसकी डेप्यूटी मैनेज कर रही थी। अब यहाँ पे जब अर्जुन लीव पे था, उस टाइम पे डीजीसीए में कुछ डिफॉल्ट हुए, कुछ गड़बड़ हुए। अब यहाँ पे फटाफट एक्शन लेना है, तो अब एक्शन लेने की पावर किसके पास में, मिस्टर अर्जुन के पास में। सर बट मिस्टर अर्जुन तो लीव पे, अब उसको लीव से थोड़ी बुलाएंगे इस चीज के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो मिस प्रिया है, जो यहाँ पे डेप्यूटी है मिस्टर अर्जुन की, जो डायरेक्टर की जितनी भी फंक्शंस हैं उसको यहाँ पे डील कर रही है, उसको यहाँ पे वो काम कर रही है डायरेक्टर वाले सारे। तो उस केस में हम क्या मान रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर के पास में पावर्स थे वो सब यहाँ पे हम मान लेंगे इस डेप्यूटी के पास में भी आ जाएंगे। डेप्यूटी अगर चाहे तो पेनल्टी लगा सकता है और कोई भी एक्शंस ले सकता है जो भी इसको सही लगता है, जो भी इसको सही लगता है वो एक्शंस ले सकता है। वो यहाँ पे बोला हुआ है, अगर लॉ अप्लाई कर रहे हो आप किसी चीफ या फिर सुपीरियर ऑफिस पे, वो ऑल्सो अप्लाई कर जाएगा, वो अप्लाई कर जाएगा डेप्यूटीज पे और हर उस सबऑर्डिनेट पे जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है इन प्लेस ऑफ देयर सुपीरियर। हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा कि अर्जुन की जगह पर मिस प्रिया क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीज परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे प्रिया के ऊपर वो एक्ट अप्लाई कर जाएगा, वो सारा लॉ अप्लाई कर जाएगा। और यहाँ पे वो सेम एग्जाम्पल दे रखा है। अब हम 2 सेक्शन साथ में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज और सक्सेसर्स, ये हम साथ में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक बार इसको पहले हम नोट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। फॉर इंडिकेटिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू पर्सन एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस, इट इज सफिशिएंट टू मेंशन ऑफिशियल टाइटल ऑफ ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस और ऑफिसर हु कॉमनली एग्जीक्यूट सच फंक्शंस। यानी यहाँ पे बोला है, एक तरीके से हमने एक्स ऑफिशियो पढ़ा ना, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया। अगर आपको किसी भी पर्सन जो कि यहाँ पे ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है लॉ, तो आप क्या करोगे, बस उसका ऑफिशियल टाइटल लिख देना। तो उसके बाद में जो भी उसको यहाँ पे सक्सेस कर रहा है, जो भी उसके फंक्शनरीज आ रहे हैं उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको, उन सबके ऊपर अप्लाई कर जाएगा। और सक्सेसर में क्या बोला हुआ है, फॉर इंडिकेटिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू सक्सेसर ऑफ फंक्शनरीज, फंक्शनरीज के जो सक्सेसर्स होंगे उनके ऊपर अगर आपको अप्लाई करना है या फिर सक्सेसर ऑफ कॉर्पोरेशन पे अप्लाई करना है, तो उस केस में सफिशिएंट है अगर आप यहाँ पे फंक्शनरी और कॉर्पोरेशन का यहाँ पे नाम लिख दोगे, फंक्शनरी और कॉर्पोरेशन का नाम लिख दो। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पे आप समझो, जयपुर के आज की डेट पे कलेक्टर हैं मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स को दिखा कि एक प्रॉपर्टी है जो कि इलीगली बन रही है और यहाँ पे इन कलेक्टर ने डिमोलिशन का ऑर्डर दे दिया उस प्रॉपर्टी के लिए।
अब जब डिमोलिशन का ऑर्डर दिया तो जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसने कोर्ट के सामने जाके अपील कर दिया। अभी जो केस है बहुत लंबा चला। अब जब तक ये केस चलाना तब तक मिस्टर एक्स हो गए रिटायर और उनकी जगह पे आ गए मिस्टर वाई, यानी कलेक्टर कौन बन गए? मिस्टर वाई। और जो कोर्ट है उसने कलेक्टर के फेवर में ऑर्डर दे दिया, यानी उसने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टी है आप इसको डिमोलिश कर सकते हो, आप इसको डिमोलिश कर सकते हो। अब जिसकी वो प्रॉपर्टी थी ना उसने क्या बोला कि कोर्ट आपने किसके फेवर में बोला है? कलेक्टर के फेवर में। बट ये जब अपील करी थी मैंने तब कलेक्टर कौन था? मिस्टर एक्स। ऑर्डर किसने दिया था डिमोलिशन का? मिस्टर एक्स ने। आज कौन बन गया? मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई अब डिमोलिश नहीं कर सकता। सर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने जीसीए में क्लियरली लिख रखा है कि अगर आपने ऑफिशियल टाइटल लिखा हुआ है, यानी कलेक्टर के बेसिस पे आप अपील किया गया था, आपने कलेक्टर के अगेंस्ट अपील किया था और कलेक्टर ने उसकी कलेक्टर वाली कैपेसिटी में यहाँ पे वो डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, तो आज की डेट पे जो भी कलेक्टर है उसके ऊपर वो ऑर्डर अप्लाई कर जाएगा और वो अगर चाहे तो डिमोलिश कर सकता है। यानी अगर आपको लॉ अप्लाई करना है किसी भी पर्सन के ऊपर जो कि उस फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आप बस इतना सा कर देना, उस लॉ को अप्लाई कर देना ऑफिशियल टाइटल ऑफ ऑफिसर पे। अगर आप उसी जगह पे लिख देते कि मिस्टर एक्स पे अप्लाई करेगा तो फिर मिस्टर वाई डिमोलिश नहीं कर पाता। अब यहाँ पे आपने क्योंकि लिखा हुआ होगा कलेक्टर पे यहाँ पे अप्लाई करेगा, तो उस केस में जो भी आज की डेट पे कलेक्टर है उस पर अप्लाई कर जाएगा। और वही सेम चीज सक्सेसर में बोली हुई है, बस सक्सेसर में एक अलग चीज है, सक्सेसर ऑफ कॉर्पोरेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। तो अगर आपको लॉ अप्लाई करवाना है तो उस केस में आप कॉर्पोरेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन के सक्सेसर पे अगर अप्लाई करवाना चाहते हो तो उस केस में आप वो कॉर्पोरेशन का नाम लिख देना, कॉर्पोरेशन का नाम लिख देना। बस इतना सा बोला हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने पूरा केस डिस्कस करा, अगर ये आपके पास में केस स्टडी बन के एग्जाम में आ रहा है तो आप कौन सा प्रोविजन लिखोगे? सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज लिखोगे या फिर सक्सेसर्स लिखोगे? सर आपको दोनों लिखना है। आप दोनों लिखोगे जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आईसीआई की जो May 26 वाली आरटीपी है उसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके रिलेटेड क्वेश्चन, और एग्जाम में या फिर अभी रिसेंट एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर, उसमें भी क्वेश्चन में दोनों प्रोविजंस लिख रखे हैं और दोनों प्रोविजंस आपको लिखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी, दोनों प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रोविजन एज टू ऑर्डर्स रूल्स एक्सेट्रा मेड अंडर एनैक्टमेंट। अब ये बहुत सिंपल से हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले सेक्शन का, सेक्शन 22 से लेकर 24 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला ही है, और ये वाला आप अच्छे से सुन लेना। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर किसी पर्सन को पावर दी गई है रूल्स या फिर बायलॉज बनाने की, बट वो जो रूल्स और बायलॉज बनाने की पावर है वो सब्जेक्ट है टू बीइंग मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। प्रीवियस पब्लिकेशन मतलब आप सीधे सीधे वो रूल बायलॉ बना के पब्लिश मत कर देना। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ड्राफ्ट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक ड्राफ्ट निकालना पड़ेगा। तो जो अथॉरिटी है जिसको पावर दी गई, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमने एमसीए को पावर दी है। किसको पावर दी है? एमसीए को पावर दी है कि आप यहाँ पे रूल और बायलॉ बना सकते हो कंपनीज एक्ट के लिए। अब यहाँ पे जो एमसीए है उसके पास में जो पावर है, बट वो पावर कैसे है? सब्जेक्ट टू प्रीवियस पब्लिकेशन। तो जो अथॉरिटी जिसके पास में पावर है रूल्स और बायलॉ बनाने की, आपको रूल्स और बायलॉ इशू करने से पहले यानी पब्लिश करने से पहले एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और उस ड्राफ्ट को पब्लिश करना पड़ेगा। अब सर ये ड्राफ्ट पब्लिश क्यों करना है? ताकि जो लोग इस रूल और बायलॉ से अफेक्ट होंगे उन तक ये बात पहुंच पाए, वो अपनी बात आपके पास रख पाए, और अगर आपको लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर पाओ। तो यानी अथॉरिटी आपको सबसे पहले ड्राफ्ट पब्लिश करना है उन प्रपोज रूल्स और बायलॉज का, किस चीज़ के लिए? उन इन्फॉर्मेशन के लिए, उन पर्सन्स की जो कि लाइकली अफेक्ट हो सकते हैं इस रूल और बायलॉ से। और इस साथ में जो आपने ड्राफ्ट पब्लिश किया इसके साथ में आपको एक नोटिस जिसमें आप डेट स्पेसिफाई करोगे कब से आप इस ड्राफ्ट को कंसिडर करने वाले हो, वो भी आपको पब्लिश करना पड़ेगा। अब किस तरीके से पब्लिश करना है, जैसा भी आपको सही लगता है उस तरीके से आप पब्लिश कर लेना अथॉरिटी, या फिर अगर गवर्नमेंट ने कुछ तरीका प्रिस्क्राइब कर रखा है तब उस तरीके से यहाँ पे अथॉरिटी यहाँ पे पब्लिश कर देना। किस किस को? एक तो ड्राफ्ट को और दूसरा नोटिस को। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्शन आएंगे, आपके पास में सजेशन आएंगे उस ड्राफ्ट के बेसिस पे। अब अथॉरिटी आपको कंसिडर करने हैं वो ऑब्जेक्शन और सजेशन को आपको कंसिडर करने, यानी एटलीस्ट उनको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना क्या ऑब्जेक्शन है क्या सजेशन है जो भी उस ड्राफ्ट पे आपको मिले हैं स्पेसिफाइड डेट से पहले पहले, स्पेसिफाइड डेट से पहले पहले, यानी स्पेसिफाइड डेट के अगर बाद आ रहा है तो नहीं कंसिडर करना, नहीं, उससे पहले जो भी आपके पास ऑब्जेक्शन और सजेशन है वो कंसिडर कर लेना। अब उसके बाद में क्या बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। क्या सर जो ऑब्जेक्शन और सजेशन है क्या मैंडेटरी है क्या अथॉरिटी के ऊपर कि उनको वो ऑब्जेक्शन और सजेशन के हिसाब से चेंजेस करने ही करने पड़ेंगे? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे बोला है पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट रूल और बायलॉ हैज बीन मेड। अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आपको उनको इंक्लूड करना है नहीं करना है। इट इज ओपन टू सच अथॉरिटी टू मेक चेंजेस इन ड्राफ्ट बिफोर फाइनली पब्लिशिंग दैम। अगर ऑब्जेक्शन और सजेशन यहाँ पे अथॉरिटी को सही लग रहे हैं वो इंक्लूड कर देंगे, अगर सही नहीं लग रहे हैं आप सेम एज इट इज भी यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके ऊपर है आपको चेंजेस करने हैं नहीं करने। बट एक बार ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया, हम मानेंगे कंक्लूसिव प्रूफ है कि जो रूल और बायलॉ है ये बना दिया गया है, ये सही तरीके से बना दिया गया है, पूरा प्रोसेस फॉलो करके बना दिया गया है। अब एक बार वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया उसके बाद में कोई भी नहीं बोल सकता कि गलत तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे फ्रॉड किया गया है,
कोई भी नहीं बोल सकता। यहाँ पे जो पब्लिकेशन हो गया ऑफिशियल गैजेट में, एक कंक्लूसिव प्रूफ है, क्योंकि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होना कोई छोटी बात नहीं, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे चेक्स होते हैं, इसलिए कंक्लूसिव प्रूफ हम मान रहे हैं। बट सर अगर यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं, अभी आपने क्या बोला कि ड्राफ्ट के लिए आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, सजेशन आ रहे हैं, अब अगर ऑब्जेक्शन और सजेशन के बेसिस पे कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं, अब अगर चेंजेस करें तो क्या मेरे को वो जो ड्राफ्ट के फॉर्म में वापस पब्लिश करना पड़ेगा क्या? क्योंकि अभी हमने देखा था ड्राफ्ट के फॉर्म में पब्लिश करना पड़ता है। अब सर ये डिपेंड करेगा जो आपने चेंजेस करे हैं क्या वो एंसिलरी हैं या फिर फॉरेन है। एंसिलरी में अगर छोटे मोटे चेंजेस है, ग्रामेटिकल चेंजेस है, बहुत छोटे मोटे चेंजेस जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उस केस में आपको यहाँ पे ड्राफ्ट पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा सीधा वो रूल और बायलॉ पब्लिश कर सकते हो। बट अगर फॉरेन चेंजेस है, यानी कुछ अलग ही चेंजेस कर दिया आपने जो कि बिल्कुल चेंज कर देगा उस रूल और बायलॉ को, तो उस केस में आपको वापस से ड्राफ्ट इशू करना पड़ेगा। ड्राफ्ट पे वापस ऑब्जेक्शन सजेशन आएंगे, उसके बाद में फिर आप पब्लिश करोगे रूल और बायलॉ को। अब उसके अंदर बोला अगर किसी के पास में पावर है इशू करने की नोटिफिकेशन को, ऑर्डर को, रूल्स को, बायलॉ को, तो हम मान रहे हैं कि उसके उसमें इम्प्लिसिट पावर है कि वो उस नोटिफिकेशन, ऑर्डर, रूल और बायलॉ में कुछ ऐड भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। ऐड मतलब कुछ भी नई चीज़ ऐड करनी है, अमेंड मतलब जो कुछ पुरानी चीज़ है उसको चेंज करके मेरे को कुछ अलग करना है, या फिर कुछ चेंज करना है, या फिर कुछ भी रिजाइन करना है, यानी नोटिफिकेशन को, ऑर्डर को, रूल को या बायलॉ को हटाना है, वो सारी इम्प्लिसिट पावर्स है। यानी किसी को भी अगर मैं पावर दे रहा हूँ नोटिफिकेशन, ऑर्डर, रूल या फिर बायलॉ बनाने की, तो उस केस में उसके उसमें पावर है, उसको वो उसमें कुछ वो ऐड भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं और रिजाइन भी कर सकते हैं। अब इस वाले यहाँ पे इस वाले प्रोविजन में क्या बोला हुआ है, ये वाला बहुत अच्छे से समझना, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, वो बन के रेडी हो गया था 29 अगस्त 2013 को। 29 अगस्त 2013 को वो एक्ट बन के रेडी हो गया था। बट वो एक्ट फोर्स में कब आया था? वो एक्ट फोर्स में आया था 1 अप्रैल 2014 को। अब सर यहाँ पे जो एक्ट बना था इसमें काफ़ी जगह पे लिखा हुआ था कि ये चीज़ सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, यानी रूल्स के थ्रू वो बता देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे रूल्स बनाने की पावर दे दी गई थी सीजी को, कब? 29 अगस्त 2013 को। अब यहाँ पे 29 अगस्त 2013 को ही पावर दे दी गई रूल बनाने की, किस एक्ट के लिए? जो कि यहाँ पे आने वाला है फोर्स में 1 अप्रैल 2014 को। अब यहाँ पे सीजी काम पे लग गई हाथों हाथ, और सीजी ने 31 अक्टूबर तक सारे रूल्स बना के रेडी कर दिए, सारे रूल्स बना के रेडी कर दिए। अब आप मेरे को बताओ ये जो रूल्स हैं ये कब से एप्लीकेबल होंगे, कब से फोर्स में आएंगे? सर ये जो रूल्स हैं ये फोर्स में आएंगे उस दिन से जब से ये एक्ट फोर्स में आ रहा है। ये रूल्स किसके लिए बनाए गए? एक्ट के लिए बनाया गया ना। तो अगर एक्ट ही फोर्स में नहीं आया तो रूल्स कैसे फोर्स में आ सकता है? और वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि अगर पावर दी है किसी को हमने सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन के लिए, रूल को बनाने के लिए, बायलॉ को बनाने के लिए, या फिर किसी भी ऑर्डर को बनाने के लिए, तो उस केस में अगर वो एक्ट या फिर रेगुलेशन इमीडिएटली फोर्स में नहीं आने वाला है, तो जब वो एक्ट रेगुलेशन फोर्स में आएगा तब से ही वो रूल्स, बायलॉज और ऑर्डर्स का भी कमेंसमेंट होगा, वो भी तब से ही फोर्स में आएंगे। यानी वो इफेक्ट नहीं लेंगे जब तक वो एक्ट और रेगुलेशन कमेंस नहीं हो जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पे बोला अगर कोई भी एक्सप्रेशन यानी कोई भी वर्ड अगर आपने यूज़ किया है नोटिफिकेशन में, ऑर्डर में, स्कीम में, रूल में, फॉर्म में, बायलॉ में, जो कि इशू हो रहा है किसी पावर के अंदर जो कि किसी एक्ट के अंदर दी गई थी, तो उस एक्ट के अंदर जिस तरीके से उस वर्ड को डिफाइन किया गया है, हम मानेंगे नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, फॉर्म और बायलॉ में भी उस वर्ड का सेम ही मीनिंग है। यानी शूड शैल हैव सेम मीनिंग एज इन द एक्ट और रेगुलेशन कन्फरिंग पावर टू इशू इट अनलेस एनीथिंग रिपग्नेंट। यानी अगर कोई भी एक्सप्रेशन नोटिफिकेशन में, ऑर्डर में, स्कीम में, रूल में, फॉर्म में, बायलॉ में यूज़ किया गया है, तो हम क्या मानेंगे जिस एक्ट या फिर रेगुलेशन से पावर मिली थी उसको इशू करने की, वही सेम मीनिंग है जो उस एक्ट में डिफाइन कर रखा है, अनलेस कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी दे रखा है यहाँ पे हमको। अब उसके बाद में कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा इशूड अंडर एक्ट रिपील्ड एंड री इनेक्टेड। यहाँ इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक्ट रिपील हो गया है और वापस से री इनेक्ट हुआ है किसी उसकी जगह पे, जैसे हमने कंपनीज एक्ट 1956 की जगह पे कंपनीज एक्ट 2013 री इनेक्ट किया है, तो जो भी अपॉइंटमेंट्स, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, फॉर्म, बायलॉ इशू हुए थे कंपनीज एक्ट 1956 में, हम मान लेंगे वो इशू हुए हैं री इनेक्टेड प्रोविजंस। यानी वो इशू कहाँ हुए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में, अनलेस आपने एक्सप्रेसली बोल दिया कि जो अपॉइंटमेंट है, नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, स्कीम है, रूल है, फॉर्म है और बायलॉ है, ये हमारे जो रिपील री इनेक्टेड है उसमें हम यहाँ पे इशू नहीं कर रहे हैं। री इनेक्टेड जो हमारा एक्ट है उसमें इशू नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट मिसलिनियस। अब यहाँ पे मिसलिनियस में क्या बोला हुआ है? मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, एंड ये और जिसका नेक्स्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझ लेना, इन पे बहुत पेशेंस आएगा। अगर कोई भी लेजिस्लेशन या फिर रेगुलेशन रिक्वायर करता है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है सर्व करना पड़ेगा पोस्ट के द्वारा, तो उस केस में हम मान लेंगे कि आपने इसको डॉक्यूमेंट को सर्व कर दिया है। अगर आपने 3 चीज़ें करी तो सर क्या 3 चीज़ें? सबसे पहला आपने प्रॉपर्ली एड्रेस करा है, दूसरा आपने प्रीपे करा है, थर्ड चीज़ आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दिया।
क्या क्या तीन चीजें करी, प्रॉपर्ली एड्रेस करा, प्रीपे करा और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दिया। अगर आपने तीनों चीजें करी है उस केस में मान लेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से सर्व कर दिया, डॉक्यूमेंट सही तरीके से भेज दिया। और जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में जितना भी टाइम लगता है हम मान लेंगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट के हिसाब से उस पर्सन को वो डिलीवर हो जाएगा, उस पर्सन को वो डिलीवर हो जाएगा। अब सर इस वाले पॉइंट पे काफी सारे क्वेश्चंस है, काफी सारे केसेस है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल समझो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने किसी पर्सन को कोई नोटिस भेजा, यहाँ पे उसने प्रॉपर्ली एड्रेस भी करा, प्रीपे भी करा और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेजा। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे अगर भेजा है बट वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसने रिफ्यूज कर दिया, इनकम टैक्स का ऑर्डर है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उस केस में क्या हम मान लेके इनकम टैक्स ने सही तरीके से भेजा है? बिल्कुल सर, इनकम टैक्स की यहाँ पे गलती नहीं है, इनकम टैक्स ने अपनी तरफ से भेज दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं करा, यानी एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल दे दिया, तो भी हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि उसने यहाँ पे उसको यहाँ पे वो चीज वो नोटिस मिल चुका है, वो नोटिस मिल चुका है। अब अगर उसी जगह पे समझो इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा, उस टाइम वो पर्सन घर पे नहीं है, फिर उसके कोई भी पर्सन घर पे नहीं है, तो उस केस में वो नोटिस भेज नहीं पाए, यानी वो जो क्लेम नहीं किया गया, फिर मीट नहीं हो पाया क्या चीज, वो नोटिस। तो उस केस में क्या यहाँ पे मान लेंगे इनकम टैक्स ने उसको इशू कर दिया? बिल्कुल, हम अभी भी मान लेंगे कि इनकम टैक्स ने इशू कर दिया, इनकम टैक्स ने वो सही तरीके से नोटिस भेज दिया, ऐसा हम मान लेंगे। और इसी तरीके से काफ़ी सारे इसमें अलग अलग टाइप के केस स्टडीज दे रखे, केस दे रखे, वो सब एक बार आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, तभी आपको क्लियरली इस सेक्शन में बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। उस सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन बैंक से। अब उसके अंदर क्या बोला हुआ है, अगर किसी एक्ट में, किसी इनैक्टमेंट में, किसी प्रोविजन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आपको जो नोटिस है ना, ये रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू भेजना है, बट आपने क्या करा, आपने जीसीए में आया, जीसीए में आके देखा कि प्रॉपर्ली एड्रेस करना है, प्रीपे करना और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना है, और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दिया, बल्कि उस प्रोविजन में बोला हुआ है कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू भेजना है। तो अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा ना, तो हम नहीं मानेंगे कि वो सही से इफेक्ट हुआ है, क्योंकि प्रोविजन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू भेजना है। तो अगर हमने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज दिया, तो जो प्रिजम्पशन है कि सर्विस ऑफ नोटिस सही से हो गया है, वो अब टेनेबल नहीं रहेगा, टेनेबल नहीं रहेगा। उसके बाद प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट्स। अभी यहाँ पे आपने कोई चीज करी, कोई डिफॉल्ट करा, कोई गड़बड़ करा, जो कि 2 एक्ट्स के अंदर पनिशेबल है, वो सेम ऑफेंस 2 एक्ट्स के अंदर पनिशेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एडल्ट्रेटेड गुड्स सेल करे, तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों के ऊपर पनिशेबल है, दोनों के अंदर वो सेम ऑफेंस जो कि आपने एडल्ट्रेटेड गुड्स सेल करे वो पनिशेबल है। तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या दोनों एक्ट्स के अंदर पनिश किया जाएगा क्या? सर कभी भी नहीं, आपको केवल और केवल एक एक्ट के अंदर पनिश किया जाएगा अगर आपने सेम ऑफेंस के लिए करा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि यहाँ पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बोलता है 5 साल की जेल है, 10 लाख का फाइन है, और यहाँ पे जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो बोलता है 15 साल की जेल है, 20 लाख का फाइन है। तो सर क्या इस केस में ऐसा होगा कि 20 साल की जेल कर देते हैं, 30 लाख का फाइन कर देते हैं? नहीं, आपको केवल और केवल एक एक्ट में ही पनिश किया जाएगा। कौन डिसाइड करेगा कौन से एक्ट में पनिश करना है? वो कोर्ट डिसाइड करेगा, अपना काम नहीं है यहाँ पे, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से एक्ट में पनिश किया जाएगा। बट एक ऑफेंस के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स पनिश नहीं किया जाता, एक ऑफेंस के लिए एक बार ही पनिश किया जाएगा, एक ऑफेंस के एक बार ही पनिश किया जाएगा। और वही यहीं पे लिखा हुआ है, इफ एन एक्ट और ओमिशन कंस्टिट्यूट्स ऑफेंस अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट्स, ऑफेंडर शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर ईदर ऑफ सच एनेक्टमेंट्स, यानी नॉट पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस, नॉट पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस। बट अगर ऐसा केस है जहां पे वो दोनों ऑफेंसेस अलग अलग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो एक ट्रक वाली कंपनी है, एक ट्रक ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी लेट्स से, जिसमें काफी सारे ट्रक्स है। अब एक पर्सन पुणे से लेके सूरत तक वो ट्रक लेके जा रहा है। अब यहाँ पे पुणे से जब वो ट्रक लेके जा रहा है तब उसने वो ओवरलोड कर दिया, ट्रक को क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। अब ओवरलोड हो रखा था ट्रक, इस वजह से वो जाके यहाँ पे जो रेलिंग्स वगैरह रहती है, जो यहाँ पे हमारा ब्रिज वगैरह रहता है, वहां पे जाके टकरा गया, और उसकी वजह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसका नुकसान हो गया। अब यहाँ पे उसने 2 ऑफेंस करे, एक तो ओवरलोड करा, तो उसके एक एक्ट में, यानी जो ट्रक का ओवरलोड वाला एक्ट है उसके अंदर भी उसको पनिश करा। अब उसने क्योंकि यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह तोड़ी, जो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो ब्रिज में घुस गया, ब्रिज तोड़ दिया, तो उस चक्कर में क्या हुआ, उसके ऊपर दूसरा एक्ट भी अप्लाई कर गया जो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है, प्रिवेंशन ऑफ हार्म ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, वो वाला भी अप्लाई कर गया। अब इस केस में अपने को बताओ क्या एक में ही पनिश करेंगे क्या? नहीं सर, इस केस में हम दोनों में पनिश करेंगे, क्योंकि दोनों अलग ऑफेंस हैं, दोनों डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। अगर वो सेम ऑफेंस होता, यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको जो ओवरलोड ट्रक है उसके लिए ही 2 बार पनिश करे होते तो वो 2 पनिश नहीं कर सकते, तब आप एक ही पनिश कर सकते थे। बट यहाँ पे ओवरलोड करने के लिए अलग पनिश किया गया है, और आपने ब्रिज को जो नुकसान पहुंचा है उसके लिए अलग किया गया पनिश। तो यहाँ पे 2 अलग अलग चीजों के लिए आपको पनिश किया गया, तो बिल्कुल आपके ऊपर 2 पेनल्टी लग सकती है, 2 पनिशमेंट लग सकती है, बट सेम ऑफेंस के लिए मल्टीपल टाइम पनिश नहीं कर सकते। दिस प्रोविजन अप्लाइज ओनली इफ सब्जेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस इज सेम, इफ ऑफेंसेस आर डिस्टिंक्ट नॉट आइडेंटिकल, दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई। अब यहाँ पे एक और चीज समझना कि अभी समझो जो हमने फर्स्ट केस समझा था कि यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दोनों में यहाँ पे आपके ऊपर पनिशमेंट लग रही है, दोनों में ऑफेंस कर रहे हैं, मान रहे हैं। बट क्या पनिशमेंट या फिर जो पनिशमेंट दोनों में लगेगी? नहीं सर, पनिशमेंट एक में ही लगेगी, एक में आपको पनिश करेंगे। बट हम अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब केस चला तो वहां से आपको अक्विट कर दिया, आपको यहाँ पे बोल दिया कि आप बाइज्जत बरी होते हो, बाइज्जत बरी होते हो, यानी आपके ऊपर एक केस कंटिन्यू नहीं होगा।
सर क्या इसका मतलब ये है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वहां से भी आपको अक्विट कर दिया जाएगा? नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अभी भी आपको पनिश किया जा सकता है। यानी दो अल्टरनेटिव चार्जेस के केस में अगर आपको एक चार्ज से अक्विट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे चार्ज में पनिश नहीं कर सकते, कन्विक्ट नहीं कर सकते, अभी भी कन्विक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में रिकवरी ऑफ फाइन्स, अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिकली दे रखा है किस तरीके से फाइन रिकवर करना है तो आप वहां पे देख लेना। अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिकली नहीं दे रखा तो उस केस में सेक्शन 63 से लेकर 70 अप्लाई कर जाएंगे इंडियन पिनल कोड के, और जो उसके प्रोविजंस है वो अप्लाई कर जाएंगे किस तरीके से आपको यहाँ पे फाइन रिकवर करना है। और उसके साथ में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके प्रोविजन भी अप्लाई कर जाएंगे किस तरीके से आपको फाइन रिकवर करना है उसके लिए। फॉर इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स शैल अप्लाई फॉर फाइन्स इम्पोज्ड अंडर एनी एक्ट, किस तरीके से आपको वारंट इशू करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उस सब के लिए सेक्शन 63 से 70 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई कर जाएंगे। अब साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट, अगर मेरे को किसी भी एक्ट में किसी दूसरे एक्ट को रेफर करना है, लेट्स से इनकम टैक्स एक्ट में मेरे को कंपनीज एक्ट को रेफर करना है, तो उसके इसमें कैसे कर सकता हूँ? या फिर मैं टाइटल लिख दूंगा कंपनीज एक्ट का, शॉर्ट टाइटल लिख दूंगा, या फिर नंबर लिख दूंगा, नंबर या फिर नंबर एंड ईयर्स लिख दूंगा, या फिर प्रोविजन लिख दूंगा अगर हमको प्रोविजन करना है। लेट्स से सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 करना है तो मैं क्या लिख दूंगा? सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। या फिर अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रोविजन के बाद में भी कोई मेरे को सब सेक्शन रेफर करना है तो उसके इसमें क्या करूंगा? सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस तरीके से मैं यहाँ पे साइटेशन कर सकता हूँ किसी भी इनैक्टमेंट का। उसके बाद में सेविंग फॉर प्रीवियस इनैक्टमेंट रूल्स एंड बायलॉज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बोला हुआ है इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? वो उन एक्ट्स, रेगुलेशंस, रूल्स और बायलॉज के लिए बनाए गए हैं जो कि इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद में बन रहे हैं उनके लिए। बट जो इससे पहले वाले जितने भी एक्ट्स थे, रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, बायलॉज थे, उन पे अप्लाई नहीं करते हैं। अब समझो 1897 के बाद में जो पुराने वाले एक्ट्स थे, जो जनरल क्लॉज एक्ट के कमेंसमेंट से पहले बने थे, उनके लिए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट लाया गया, तो क्या उसके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई करेगा? नहीं। यहाँ पे बस इतना सा बोला हुआ है कि अगर कोई भी एक्ट है जो कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट था, या फिर कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी रूल है, कोई भी बायलॉ है, उसके ऊपर जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। और साथ ही उसके लिए अगर कोई अमेंडमेंट लाया जा रहा है जो कि भले ही जनरल क्लॉज एक्ट के कमेंसमेंट के बाद लाया गया तो भी ये अप्लाई नहीं करेगा, तो भी यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है अप्लाई नहीं करेगा, एक्ट अप्लाई नहीं करेगा उसके ऊपर। बस इतना सा यहाँ पे बोला हुआ है और इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। थोड़े से हमारे क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो मैंने आपको बोला था कि गुड फेथ में अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको केवल जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है। ये आप देखोगे तो क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना था? आपको बस यहाँ पे गुड फेथ में जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है। सेम यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है। अब उसके बाद में हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे तो एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आप बताओ गुड फेथ में करा है नहीं करा है एज पर जनरल क्लॉज एक्ट। यहाँ पे नहीं बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर भी आप देखोगे तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बोला हुआ है और जो कंक्लूजन है वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। सिमिलर तरीके से एक और केस मिलेगा आपको अभी। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था वो सक्सेसर्स वाला और जो फंक्शनरीज वाला, वो दोनों चीजें, सक्सेसर्स और फंक्शनरीज वाला दोनों यहाँ पे लिखे गए हैं। देखो सेक्शन 17 वाला पूरा प्रोविजन है और उसके अलावा इस सेक्शन 18 वाला भी यहाँ पे पूरा प्रोविजन लिखा गया है। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ोगे, ये जो मैंने आपको समझाया था वो एग्जाम्पल्स है वही सेम है, बस यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स अलग करे गए हैं और थोड़े से फैक्ट्स अलग करे गए हैं। बाकी आपको दोनों चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अभी जो मैंने आपको बताया था केस स्टडी वाला, वो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे बताया हुआ है कि कार परचेज करी बट ड्यू केयर एंड डिलीजेंस नहीं करा, यहाँ पे नेग्लिजेंस से करा है, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे भले ही बोला हुआ है जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ, बट आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट भी लिखना है और आपको साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लिखना है और साथ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन देना पड़ेगा। अब सर क्वेश्चन नंबर 55 जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ट्रक कंपनी है, उसने ओवरलोड कर लिया, उसने अलग एक ओवरलोड करा और उसके अलावा उसने यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह भी तोड़ दी, तो उस केस में क्या होगा? अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग ऑफेंस हैं, अलग अलग पनिशमेंट लग जाएगी। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको बचा रहे हैं इसमें, क्योंकि एक ऑफेंस के लिए हम मल्टीपल टाइम पनिश नहीं करेंगे। अलग ऑफेंस है तो मल्टीपल टाइम्स पनिश हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेम ऑफेंस के लिए आप मल्टीपल टाइम्स पनिश नहीं होगे। एक बार आप ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रिविजन बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। उसके अलावा कमेंट जरूर से करना। आपके लिए केवल एक कमेंट रहता है बट वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन की तरह काम करता है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करना। और मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस पर मेरे को पूछ सकते हो। 9887199200। इस पर अगर आपका कोई भी डाउट है आप इस पर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।